हेलो 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 बेटा, आई एम ऑडिबल। हाँ भाई, सुन पा रहे हो क्या? हाँ। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। साउंड परफेक्ट है क्या? एक मिनट, मार्कर कहाँ गया? ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज। और आज चैप्टर का एंड भी करना है, ठीक है? तो सबसे पहले गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। अभी बताता हूँ मैं, ऑक्सीजन CO2 बाइंडिंग रिवीजन तो मैं कराऊंगा ही ना, उसमें सोचने की बात ही नहीं है। हम्म। नमस्तुभ्यम बेटा, नमस्तुभ्यम। चलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। खुश रहे बेटा, एकदम जबरदस्त रहे, ठीक है? और बस तुम बस इस बार अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करो, बस मैं यही कहता हूँ और कुछ नहीं, ठीक है? तो आज टारगेट देख लो, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 में कंप्लीट कराने वाला हूँ आज, ठीक है? रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग करने वाले हैं और डिसऑर्डर, यहाँ चैप्टर आपका एंड हो जाएगा, ठीक है? तो शायद 7 लेक्चर थे मेरे, मुझे 7 लेक्चर मिले, तो मैं हमेशा कोशिश करूंगा, मतलब मेरी टारगेट ये रहेगी कि जो एंड डेट है उससे पहले खत्म कराऊंगा, और बहुत कंसेप्चुअल कराऊंगा, PYQ के साथ कराऊंगा, लेवल अप क्वेश्चंस मैं अलग से कराऊंगा, ठीक है? मतलब मैं सब कुछ लेके चलूंगा, ठीक है? और नीट एडवांस का होमवर्क भी प्रॉपर मैं दिया करूंगा, ठीक है? तो आज चैप्टर तो एंड हो रहा है, यानी अब आपको इस चैप्टर को पूरा नीट एडवांस से पूरा करना है, ठीक है? हाँ, नीट एडवांस आपको छोड़नी नहीं है। इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं नीट एडवांस की, तो लगभग इसके अंदर, नीट एडवांस के अंदर टोटल इसमें क्वेश्चन है, हाँ, 123 क्वेश्चन है। तो 123 क्वेश्चन है, आज 123 के 23 आपको पूरे करने हैं इसके, ठीक है? मतलब, और टाइम ड्यूरेशन ध्यान रखना, आपको बहुत लंबा टाइम नहीं चाहिए इसके लिए। 123 क्वेश्चन करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे दोगे, ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूं मैं, ठीक है? 1.5 से 2 घंटे में आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने हैं। बच्चे तो 1 घंटे में कर लेंगे, मैं एक बेसिक बच्चे के लिए बता रहा हूँ। 1.5 से 2 घंटे में इसके 123 क्वेश्चन कंप्लीट करेगा बच्चा, ठीक है? चलो, ये तो आपका होमवर्क रहेगा आज, ठीक है? अब सबसे पहले हम रिवीजन लेके चलते हैं। अच्छा, ये तो स्लाइड बता ही दूं आपको। तो ये स्कैनर है, इसको स्कैन करके बेटा एक फॉर्म आएगा, वैसे आपको लिंक भी मिल गया होगा क्योंकि मैंडेटरी है ये सभी बच्चों के लिए। तो इसको आपको फिल करना है, ठीक है? और फाइनली आपको स्कैन करके अपने ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। रिवीजन जैसा हमारा चलता ही है। तो आज बच्चे ने से पूछा कि सर एक बार लोडिंग अनलोडिंग तो मैं बताऊंगा ही, पर एक बार CO2 और ऑक्सीजन की बाइंडिंग समझा दूं, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग साइट क्या है, नोटेबल पॉइंट यहां लिख देता हूं, ऑक्सीजन की बाइंडिंग साइट क्या है? जैसे क्वेश्चन पूछे पुराने गए हैं, पुराने, यहां लिखता हूं मैं, इससे एकदम क्लियरिटी आ जाएगी इतने से के अंदर। अगर मैं तुमसे कहूं ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट क्या होती है, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट क्या होती है, ठीक है? ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट क्या होती है, हमेशा ध्यान रखना है आपको। ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट जो होती है वो हीम होता है, क्या होगा, हीम। और हीम में भी क्या, Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, ये क्वेश्चन आता है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन किससे बाइंड करती है, हीम से बाइंड करती है, और Fe2 पॉजिटिव से बाइंड करती है। कितने ऑक्सीजन बाइंड करते हैं, 4 मॉलिक्यूल। 4, अच्छा वो लिख ही दिया है मैंने, 4 मॉलिक्यूल, तो 4 मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि CO2 बाइंडिंग साइट क्या है, जरा बताओ। हीमोग्लोबिन में CO2 बाइंडिंग साइट क्या है, CO2 बाइंडिंग साइट क्या है हीमोग्लोबिन के अंदर, आप बोलो कि NH2 ऑफ प्रोटीन, ठीक है? पॉलीपेप्टाइड, NH2 ऑफ प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड। यानी ऑक्सीजन की बाइंडिंग साइड हीम है,
ठीक है, जबकि CO2 की बाइंडिंग साइड ग्लोबुलिन प्रोटीन है। हाँ, प्रोटीन सेपरेट है, ग्लोबुलिन प्रोटीन अलग है, जिसका NH2 ग्रुप ये आयरन से जुड़ेगा तो ये NH2 से जुड़ेगा, बाइंडिंग साइड अलग अलग है। बट अगर ऑक्सीजन बाइंड पहले कर जाएगी तो CO2 की बाइंडिंग साइड चेंज हो जाएगी, CO2 बाइंड नहीं कर पाएगी। अगर CO2 पहले बाइंड कर जाएगी तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग साइड चेंज हो जाएगी, ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पाएगी। एक बार में एक मॉलिक्यूल से, जबकि आरबीसी में एक मॉलिक्यूल नहीं होता, 280 मिलियन मॉलिक्यूल होते हैं। एक बार में एक मॉलिक्यूल से एक ही गैस बाइंड कर सकती है, दोनों साथ साथ नहीं कर सकती। ये या ये और लगा हुआ है बीच में, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन की बात करता हूं, ईच आरबीसी कंटेन 280 मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। भाई हीमोग्लोबिन में बात करूं तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर होना चाहिए, ठीक है। 4 मॉलिक्यूल होते हैं इसके अंदर हीम के, और 4 पॉलीपेप्टाइड होती है, 2 अल्फा 2 बीटा चेन, ठीक है। हीम की बात करता हूं तो उसमें पोरफिरिन रिंग, पेंटावैलेंट रिंग्स होती है, पोरफिरिन रिंग, ठीक है। ये पोरफिरिन रिंग्स है, ये पोरफिरिन रिंग्स है। तो 4 पोरफिरिन रिंग्स होती हैं, 4 ही इनसे आयरन जुड़े होते हैं, फेरस। फेरिक, रिक मतलब रिच, रिच मतलब 3 पॉजिटिव। जो ज्यादा वाला होगा वो 3 पॉजिटिव होगा, कम वाला होगा वो 2 पॉजिटिव होगा, ठीक है, फेरस। तो ऑक्सीजन फेरस से जुड़ती है, फेरिक से नहीं जुड़ती। प्रिंस बेटा, मैंने कल बताया था कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड 20 ml पर 100 ml ऑफ ऑक्सीजन लाता है। उस 20 ml में से टिश्यू को कितना मिलता है? ओनली 5 ml टिश्यू को मिलता है। कल तो मैंने कितना परफेक्ट डायग्राम बना के समझाया, एकदम जबरदस्त गाड़ी दौड़ा करके। अभी आ रहा हूं, उस गाड़ी पर भी आ रहा हूं। तुम दिमाग नहीं लगाते हो प्रिंस यार, ठीक है, कोई नहीं। तो ऑक्सीजन बाइंडिंग साइड हीम होती है, CO2 बाइंडिंग साइड NH2 होता है। अब तुम्हारे समझ में आ गया होगा, 4 पॉलीपेप्टाइड हैं और हर पॉलीपेप्टाइड के 2 छोर होते हैं, N छोर C छोर, बायोमोलिक्यूल में बताया भी था मैंने, और फिर पढ़ाऊंगा बायोमोलिक्यूल के अंदर, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल बैकलॉग की तरह पूरा हम क्लियर करा रहे हैं, ठीक है। जो नए बच्चे हैं 3.0 जिन्होंने लिया है, उनको बायोमोलिक्यूल हम 1 शॉट या 2 शॉट, ठीक है, वैसे 1 शॉट में ही मैं करा दूंगा, ठीक है। बहुत प्रॉपर वे में कराऊंगा, बहुत डेप्थ, जो यहां कराया एग्जैक्ट वही वही सब चीजें होंगी, ठीक है। आप यहाँ के भी लेक्चर मैच कर सकते हो, ठीक है। हाँ, पर सेशन मेरा जो होगा वो 4 घंटे का तो होगा, ठीक है। हाँ, 4 घंटे का सेशन मेरा होगा, इसमें पूरा बायोमोलिक्यूल एक एक कंसेप्ट क्लियर करा करके हम लोग करा देंगे, ठीक है। तो इसको हम YT पर करा रहे हैं, जिससे कोई भी बच्चा उसको देख पाए और, ठीक है, उसको लगे कि यार ये 1 शॉट में इतना अच्छा करा सकते हैं। तो यहाँ उन्होंने डिटेल्ड में कितना अच्छा कराया होगा, सिंपल सी बात है, और कोई ऑप्शन होता नहीं है बच्चे से कनेक्ट करने का, YT होता है, ठीक है। तो क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं है, जब मैंने बच्चे से पूछा कि जैसे बच्चा किसी और इंस्टीट्यूट में था, तो उसने कहा सर वो मैं एक्स टीचर से पढ़ रहे थे, पिछली साल पढ़े, बट अब समझ में आया कि यार कंसेप्ट ऐसे भी होते हैं, ठीक है, कंसेप्ट इस तरीके के भी होते हैं। तो जब तक बच्चा जानेगा ही नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा कंसेप्ट कैसे होते हैं और कैसे उसको एक्चुअल में अपने टारगेट को अचीव करना है, ठीक है। तो उसको आप ज्वाइन करके, कोई भी नया बच्चा अगर आपको लगता है, आप उसको ज्वाइन करा सकते हो, ठीक है, 3.0 के अंदर। मतलब डायरेक्टली आप बस बायोमोलिक्यूल का एक गैप आएगा, वो आप यहाँ कवर कर लोगे, आपका 3.0 वाले का बायोमोलिक्यूल यहाँ कवर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीक नया चैप्टर चालू करूंगा, पर इस चैप्टर के पहले PYQ कराऊंगा मैं, ठीक है। हाँ, 15-20 मिनट में सारे PYQ कराऊंगा 10 ईयर के, फिर मैं नया चैप्टर चालू करूंगा, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। क्लियर बिल्कुल। चलो, टेस्ट में बायोमोलिक्यूल नहीं आएगा, टेस्ट के अंदर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज आएगा बेटा, और वो भी आपका पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटी तक आएगा। अगले टेस्ट के अंदर पूरा ब्रीदिंग आएगा, ठीक है, अगले टेस्ट में पूरा ब्रीदिंग आएगा। चलो, तो आगे बात चलती है। तो ये समझ में आ गया स्ट्रक्चर क्या है, ये भी समझ में आ गया कि CO2 बाइंड किससे करती है? NH2 से, यानी प्रोटीन से। और ऑक्सीजन किससे बाइंड करती है? ये प्रोटीन से बाइंड नहीं करती, हीम से बाइंड करती है, हीम में भी आयरन से बाइंड करती है, Fe2 पॉजिटिव। आगे हम बढ़ गए थे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये कंसेप्ट है, मतलब समझो। बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन, अगर ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग होती है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेशन। हाँ, पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन, हाँ, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन है सर। हाँ बेटा, पॉलीपेप्टाइड का मतलब ये होता है पॉली, जो बहुत सारे अमीनो एसिड के मिलने से बनती है, पेप्टाइड यानी प्रोटीन, ठीक है। तो बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से बाइंडिंग होगी तो उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेशन। और बनता क्या है? HbO2 यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। रिवर्सिबल बाइंडिंग है भाई, जुड़ भी जाएंगे अलग भी हो जाएंगे। CO2 की बाइंडिंग
से बनता है कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन, रिवर्सिबल बाइंडिंग है, जुड़ भी जाएंगे और अलग भी हो जाएंगे। पर इन दोनों में कंपैरिजन करूं तो उसकी बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा होती है कंपैरेटिव ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड जो अंगीठी के धुएं में, कोयले से धुआं बनता है उसमें होती है, उससे बनेगी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये इरिवर्सिबल बाइंडिंग होगी, कोवलेंट बॉन्ड के साथ परमानेंट लिंकेज कर लेती है, इंसान का दम घुटने से डेथ हो जाता है, ठीक है। इसकी बाइंडिंग एफिनिटी कंपैरेटिव ऑक्सीजन 200 टाइम ज्यादा होती है। और फ्री रेडिकल, आप जो भी डिब्बे बंद वाली चीजें खा रहे हो, जो भी समझ रहे हो बाहर का चीजें खा रहे हो, और जो पॉल्यूशन वाली एयर है, ये सब क्या कर रही है बेटा, और जो मतलब आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल प्रोड्यूस कर रही है, बहुत सारे फ्री रेडिकल बन रहे हैं जो चीजों को ऑक्सीडाइज करके खत्म कर रहे हैं। फ्री रेडिकल का मतलब है हैंड ग्रेनेड, जहां पर भी जा रहे हैं फट रहे हैं वो खत्म ऑक्सीडाइज, जहां जा रहे हैं फट रहे हैं खत्म ऑक्सीडाइज, जहां जा रहे हैं फट रहे हैं खत्म ऑक्सीडाइज। ऐसे ही ये फ्री रेडिकल आपके हीमोग्लोबिन का भी ऑक्सीडेशन कर देते हैं, और हीमोग्लोबिन का ऑक्सीडेशन हो गया तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से, ठीक है, मत समझो एक बार जुड़ेगा, बार बार नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा परमानेंट बॉन्ड बना लेगा और इंसान की डेथ हो जाएगी, सेम कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह, ठीक है। तो फ्री रेडिकल इरिवर्सिबल बाइंडिंग करते हैं ऑक्सीजन का, ऑक्सीडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन का ऑक्सीडेशन करते हैं और बना लेते हैं मिथैमोग्लोबिन। और मिथैमोग्लोबिन, यस मिथैमोग्लोबिन ध्यान रखना है, ये ब्लू कलर देता है, ब्लू कलर देता है और इंसान की डेथ हो जाती है, ठीक है, डेंजरस, ठीक है। अगर आपकी बहुत ज्यादा बॉडी में फ्री रेडिकल बन जाते हैं तो, ठीक है, बहुत ज्यादा बन जाते हैं, नहीं तो नॉर्मल केस में समझ में आ गया होगा, ठीक है। फ्री रेडिकल तो बॉडी में बन ही रहे हैं हर समय। इसकी बाइंडिंग इरिवर्सिबल है। ये मैंने बेसिक बताया था, एक स्वस्थ मनुष्य है तो उसके 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन से बाइंड कर लेता है, तो 15 ग्राम कितने से करेगा, 20 ml से करेगा। तो 100 ml में 15 ग्राम ही होता है, मतलब 20 ml ऑक्सीजन ही तो बाइंड करे लेके जाएगा। फिर मैंने बात की थी बेटा, कोई भी केस हो, चाहे आपकी कंडीशन कैसी हो, हमेशा आपके ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कितना ऑक्सीजन को लेकर के ट्रेवल कर रहा है, हमेशा हमेशा ऑलवेज। जितनी भी आर्टरीज होंगी, मतलब स्पेशली मैं सिस्टमिक आर्टरी की बात कर रहा हूँ, पल्मोनरी वेन की बात कर रहा हूँ, इन सब के अंदर जहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वहां पर ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड कितना होगा, ठीक है, 20 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड फिक्स है, ठीक है। पर यही 20 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड, 20 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड जब टिश्यू के पास पहुंचेगी, तो इस 20 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड के हिसाब से 5 ml टिश्यू ले लेगा नॉर्मल कंडीशन में, रेस्टिंग कंडीशन में, ठीक है। इसके बदले में लगभग 4 ml CO2 की लोडिंग हो जाएगी। जब लौटेगा तो 20 में से 5 निकल गया, 15 रह गया और 4 ml ये आ गया पर 100 ml ऑफ ब्लड। अगर ये मैं 200 कर दूंगा डेटा डबल हो जाएगा, 300 कर दूंगा ये डेटा ट्रिपल हो जाएगा। ये लौट रहा होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो भाई ये तो उतना ही होगा, पर एक्सरसाइज के टाइम पर भाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए तोड़ने के लिए, तो CO2 भी ज्यादा बनेगी, तो ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, मतलब 5 की जगह 15 ml ऑक्सीजन टिश्यू में जाएगी, बची हुई 5 ml यहां रह गई। इसके बदले में 14 ml CO2 लोड हो जाएगी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू वापस टूवर्ड्स लंग्स चली जाएगी। बस सिंपल सी बात है यार, ठीक है, समझे प्रिंस बाबू, आई या नहीं आई? BMS सर एनसीईआरटी ने थोड़ा कंफ्यूज हाँ कर दिया था, ठीक है। एनसीईआरटी तभी तो एनसीईआरटी पढ़ना, मतलब डायरेक्ट एनसीईआरटी बच्चा पढ़ता है ना, नहीं समझ सकता बेटा, ठीक है। किसी भी जो टॉपर्स बच्चे हैं, जो बच्चे अंडर 100 रैंक लेकर के आते हैं, उनसे पूछो क्या एनसीईआरटी डायरेक्ट पढ़ी जा सकती है, पॉसिबल ही नहीं है, टीचर ही बता देगा तुम्हें। एनसीईआरटी तभी पढ़ सकते हो जब आपने टीचर की कंसेप्चुअल चीजें पढ़ी हो, फिर आप एनसीईआरटी रीड करो तो आपको एनसीईआरटी समझ में आएगी, ठीक है, तब तुम समझोगे एनसीईआरटी है क्या, समझे? तो ये समझ में आ गया होगा, जहां तक कोई डाउट नहीं है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अगर ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की बात करता हूं तो कल मैंने आपको बता दिया था कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा के थ्रू बहुत कम होता है क्योंकि सॉल्युबिलिटी कम है, और आरबीसी के थ्रू मैक्सिमम होता है हीमोग्लोबिन से बाइंड करके 97 से 98%, ठीक है। जबकि CO2 उल्टा होता है, CO2 आज कराने वाला हूं, CO2 का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा से ज्यादा होता है, आरबीसी के थ्रू कम होता है क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी कंपैरेटिव ऑक्सीजन 20 से 25 टाइम ज्यादा होती है, थोड़ी बहुत नहीं, 20 से 25 टाइम ज्यादा होती है, ठीक है। चलो, तो ये तो क्लियर था। अब इसमें बेसिक चीज आती है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। डिसोसिएशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कर्व राइट शिफ्ट होता है तो डिसोसिएशन होता है। ये वाली बात किसने बोली थी? बोहर साहब ने बोली थी। और एस शेप बनता है इसलिए इसको सिग्मॉइड कर्व भी बोलते हैं।
जैसे जैसे आप ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ाओगे सैचुरेशन बढ़ेगा, पर एक हीमोग्लोबिन से 4 ही तो ऑक्सीजन बाइंड कर सकते हैं, 4 बाइंड कर जाएंगे फिर सैचुरेशन नहीं बढ़ेगा, 100% सैचुरेशन हो गया, इसके ऊपर नहीं जाएगा, चाहे कितना भी प्रेशर बढ़ा दोगे। एस शेप कर बन गया। मैं कहूंगा कि बेटा 50% हीमोग्लोबिन जिस ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पर सैचुरेट होता है उसको P50 वैल्यू बोलते हैं, जो चेंज हो सकती है। अगर आपको सब फेवरेबल कंडीशन दी जाती हैं तो कम ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पर 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो जाएगा। अगर आपको अनफेवरेबल कंडीशन में डाल दिया जाता है तो ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए 50% सैचुरेशन के लिए। यानी कर्व अगर राइट शिफ्ट होगा तो P50 वैल्यू बढ़ जाएगी, कर्व लेफ्ट शिफ्ट होगा तो P50 वैल्यू घट जाएगी। जो मैंने यहां करा दिया है, ये एक ग्राफ में सब कुछ है। ये नॉर्मल कर्व है, ये लेफ्ट शिफ्ट भी हो सकता है, राइट। लेफ्ट शिफ्ट होगा तो फेवरेबल कंडीशन होगी, राइट शिफ्ट होगा तो अनफेवरेबल। फेवरेबल होगी तो HBO2 का पैचअप होगा मतलब एसोसिएशन, राइट शिफ्ट होगा तो इनका ब्रेकअप होगा मतलब डिसोसिएशन। पैचअप होगा, इसकी बात की थी हेल्डन साहब ने, डिसोसिएशन की बात की थी बोहर साहब ने, तो उसको हेल्डन इफेक्ट, इसको बोहर इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। मैंने बताया फेवरेबल का मतलब क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा होगी फेवरेबल है, CO2 कम होगी फेवरेबल है, CO2 कम है तो HN भी कम होंगे, HN कम होंगे तो पीएच ज्यादा होगी अल्कलाइन, सिंपल सी बात है। तो P50 वैल्यू यहां पर कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम होगा क्योंकि लंग्स में मेटाबॉलिक रिएक्शन कंपैरेटिव टिश्यू कम चलते हैं और नियर द लंग्स ये चीजें होती हैं। ठीक है, जबकि यहाँ उल्टा होगा, ये कम होगा ये ज्यादा होगा, इसके ज्यादा होने से ये भी ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा तो पीएच कम हो जाएगी मतलब एसिडिक कंडीशन आ जाएगी, P50 वैल्यू बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, नियर टिश्यू टेम्परेचर ज्यादा होता है क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन ज्यादा फास्ट काम करते हैं। अब मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। अब समझना है CO2 का ट्रांसपोर्ट होता कैसे है। ठीक है, तो CO2 का ट्रांसपोर्ट पहले मैं समझा दूं। देखो सबसे पहले CO2 को ट्रांसपोर्ट की बात करता हूं। अप्रोक्सीमेटली 23%। नंबर 2 बात करूंगा मैं, अप्रोक्सीमेटली 70%। फिर मैं बात करूंगा नंबर 3 पर, बचा कितना, 7%। अलग अलग तरीके से होता है। अगर 23% CO2 की बात करता हूं तो 23% CO2, 23% CO2, 7% CO2, जो 23% CO2 है ना, हाँ जो 23% CO2 है ना, ये आरबीसी सा ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, आरबीसी के थ्रू, ट्रांसपोर्ट थ्रू आरबीसी। या ऐसे याद रखो, ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ HbCO2 की फॉर्म में, किसके थ्रू, HbCO2, HbO2 कर दिया, HbCO2 यानी कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन। किसके थ्रू, थ्रू आरबीसी। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, उसके थ्रू कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में 23% CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, 70% बाइकार्बोनेट HCO3 आयन की फॉर्म में, बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में होता है। ठीक है, किसके थ्रू होता है, थ्रू प्लाज्मा। अभी मैं ट्रांसपोर्ट में भी दिखाऊंगा इस चीज को। और 7% डिजोल्व फॉर्म में।
डिसॉल्व इन प्लाज्मा। तो ये भी प्लाज्मा के थ्रू होता है। प्लाज्मा के थ्रू टोटल कितना हो गया? थ्रू प्लाज्मा टोटल कितना हो गया? 77%। 77%, टोटल 77% ट्रांसपोर्ट होगा प्लाज्मा के थ्रू। क्यों? ड्यू टू हाई सॉल्युबिलिटी। ड्यू टू हाई सॉल्युबिलिटी इन प्लाज्मा। ड्यू टू हाई सॉल्युबिलिटी इन प्लाज्मा। अब मुझे बताओ, यहां तक कोई डाउट है किसी को? आयशा बेटा, तू टेंशन मत कर, अब तेरा नाम लूंगा, ठीक है? ओके। महाकाल, एट द टाइम हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विद ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बोथ। देखो बेटा, एक ही हीमोग्लोबिन सिंगल मॉलिक्यूल सिंगल टाइम में दोनों से बाइंड नहीं कर सकता। अब तो मैं समझा देता हूं मैं, ठीक है? ऐसे तो मैं तो बच्चों की तरह समझाना पड़ेगा, समझ गया मैं, तुम कंफ्यूज ही रहोगे। ये है आरबीसी। ये कौन है? आर बी सी। इस आरबीसी के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है? ये क्या देखने को मिल रहा है? ये क्या है? हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल है एक ही आरबीसी के अंदर। कितने मॉलिक्यूल हैं? 280 मिलियन मॉलिक्यूल हैं किसके? हीमोग्लोबिन के। कितने? 280 मिलियन मॉलिक्यूल है किसके? हीमोग्लोबिन के इस आरबीसी में। 280 मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर मैं इस हीमोग्लोबिन की बात कर सकता हूं, हो सकता है ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, ऑक्सीजन से करेगा, CO2 से नहीं करेगा। हो सकता है ये वाला CO2 से बाइंड करेगा पर ऑक्सीजन से नहीं करेगा। ये वाला CO2 से बाइंड करेगा, ऑक्सीजन से नहीं करेगा। ये वाला ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, CO2 से बाइंड नहीं करेगा। यानी एक ही आरबीसी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक मॉलिक्यूल एक बार में एक ही गैस से बाइंड करेगा, दोनों से बाइंड नहीं करेगा। पॉसिबल नहीं है। अब बताओ, समझ में आया? आमिर बेटा, आमिर समझ में आया? हाँ हाँ, संस्कार बेटा, बिल्कुल खुश रहे। अब बता, समझ में आया? संस्कार। आयशा, राफिया बेटा, डोपा बुक मैं बता दूंगा, आज मैं कंफर्म करता हूँ, ठीक है? डिस्पैच का टाइम क्या है इनका, ठीक है? तो मैं आज कंफर्म करके अगली क्लास में तुम्हें बताता हूँ मैं, ठीक है? सर एक बार और बताओ। अरे कौन है ये भाई? कहाँ गया? निकल गया, नाम नहीं देख पाया। नीट एडवांस हो गई शुभम, बहुत बढ़िया, सुपर। कितने बच्चों ने नीट एडवांस कर ली है? ये वाला चैप्टर, इस वाले चैप्टर का नीट एडवांस कितने बच्चे कर चुके हैं? 70 क्वेश्चन कर लिए, बहुत बढ़िया। हाँ, जिसकी डिलीवरी नहीं हुई उसके संग दिक्कत है थोड़ी सी, मैं मानता हूँ। क्या कुछ कर सकता हूँ क्या? चलो मैं देखता हूँ, मैं आज बात करता हूँ। वैसे अब नीट एडवांस 3 दिन में डिलीवर हो रही है, ओनली 3 डेज के अंदर, ओनली 3 डेज के अंदर नीट एडवांस। 2-3 क्वेश्चन गलत हुए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? कर लिए, पर ठीक है। गौरव, ठीक है। देखो 360 मार्क्स में बेटा मिल तो जाएगा, दीपक, ठीक है?
पर अच्छा नहीं मिलेगा। थोड़ा सा तू कर ले मेहनत, 450 के आसपास ले आ, कैटेगरी से तुझे मिल जाएगा। 50% कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ रहा हूं। सुजीत यादव ने 66 क्वेश्चन कर लिए हैं, 2 गलत हुए हैं बस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तनुजा सर मेरा ऑर्डर ही कैंसिल हो गया। कैंसिल नहीं, दोबारा कर बेटा। तू अगर यहां से नहीं हो रहा है तो वहां से कर ले, ठीक है, फ्लिपकार्ट अमेजोन से हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट है किसी को, ये बताओ। ये एकदम छप गया ना दिमाग के अंदर, अब देखो मजा आएगा। भाई कोई चीज मुझे ट्रांसपोर्ट करनी है तो पहले मैं क्या करूंगा, उसको लोड करूंगा ना। लोड कहां करूंगा, नियर द टिश्यू या नियर द लंग्स। भाई कहां बनती है प्रोडक्ट, बन कहां रहा है, कारखाना कहां लगा हुआ है, तो CO2 का कारखाना टिश्यू के पास लगा हुआ है, तो लोडिंग कहां करूंगा, टिश्यू के पास, तभी तो ट्रांसपोर्ट करूंगा। तो मैं टिश्यू के पास जा रहा हूं भाई लोडिंग के लिए, मैं अपनी गाड़ी लेकर के, ये मेरी गाड़ी लेकर के मैं कहां गया, टिश्यू के पास। ये मेरी गाड़ी है भाई, RBC मेरी गाड़ी है, बाहर प्लाज्मा भरा पड़ा है, ठीक है। मैं अपनी गाड़ी लेकर के आ गया हूं टिश्यू के पास। कहां गया हूं, टिश्यू के पास आ गया हूं। टिश्यू, अपनी गाड़ी लेकर के मैं टिश्यू के पास आ गया हूं। टिश्यू में क्या हो रहा है, C6H12O6 का ब्रेकडाउन, और किसका फॉर्मेशन हो रहा है यहां पर, CO2 भर भर के है टिश्यू के अंदर। तो यहां से CO2 को हम लोड करेंगे, ये आपकी क्या है, RBC, RBC, ठीक है। RBC में CO2 लोड होके जाएगी, तो CO2 7% तो डायरेक्ट प्लाज्मा में डिफ्यूज हो रही है, कितने परसेंट, 7% डायरेक्ट डिफ्यूज हो रही है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब आ जाओ, अब रिमेनिंग की बात कर लेते हैं। अब ये CO2 आएगी कितने परसेंट, 23% CO2, 23% CO2 कहां आएगी, सीधी आएगी RBC के अंदर। ये RBC कहां से आई है, ये लंग से आई है, क्या लेके आएगी, क्या लेके आई होगी, ऑक्सीजन, किस फॉर्म में होगा, HbO2, तो अभी RBC के अंदर होगा HbO2, ये CO2 आएगी और HbO2 को तोड़ेगी, कौन तोड़ेगी, ये CO2 तोड़ेगी, आएगी HbO2 के बीच में ब्रेकअप कराएगी, खुद जुड़ जाएगी और बना लेगी HbCO2, और बेचारी ऑक्सीजन बाहर। और क्या बन गया HbCO2 का मतलब है, कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो गया, कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन, कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो चुका है यहां पर, क्लियर, CO2 बन चुकी है। अगर मैं इसकी बात करता हूं, हाँ समझ में आ गया, ये कितने परसेंट हो गया लोडिंग इसकी, 23% लोडिंग हो चुकी है CO2 की कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। पहला स्टेप, ये RBC थी जिसमें मिलियंस मॉलिक्यूल हैं हीमोग्लोबिन के, जिसमें क्या लोड होकर के आई थी, कई मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन। इस CO2 ने गया ऑक्सीजन को किक लगा के बाहर किया, खुद हीमोग्लोबिन से जुड़ गई। यानी यहां पर क्या हो रहा है, HbO2 का डिसोसिएशन, ये क्या हो रहा है, HbO2 का डिसोसिएशन, ये क्या हो रहा है, HbO2 का डिसोसिएशन, या ऊपर लिख देता हूं मैं। भाई टिश्यू के पास क्या होता है, दो चीजें होती हैं, HbO2 का डिसोसिएशन होता है, और क्या होता है, HbCO2 का एसोसिएशन होता है। भाई कोई चीज टूट रही है तो कोई चीज बन भी रही है, यहां नियर द टिश्यू दो चीजें होती हैं, इसमें कोई डाउट। पहला स्टेप, अगला क्या होगा, बची हुई CO2 70%, ये 70% CO2 ये भी RBC में आई, ये CO2 RBC में आएगी, H2O का हाथ पकड़ेगी, और एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, उसकी हेल्प से H2CO3 का फॉर्मेशन करेगी। तुरंत ही यही H2CO3 टूटेगा, टूटेगा एंजाइम में बताया भी था मैंने, ठीक है, H आयन में टूटेगा प्लस
HCO3 आयन में टूटेगा, बाइकार्बोनेट आयन में टूट गया। कौन सा एंजाइम? कार्बोनिक एनहाइड्रेज Ca, कार्बोनिक एनहाइड्रेज Ca, जो रिएक्शन को कराता है। और ये बाइकार्बोनेट आयन निगेटिव आयन होते हैं, मौका पाके। यहां एक प्रोटीन होती है, मौका पाके बाइकार्बोनेट आयन यहां से बाहर निकल जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि निगेटिव आयन के लिए आरबीसी की मेम्ब्रेन परमेबल होती है। हो गए बाहर, HCO3 आयन बाहर चले गए। पर जब ये बाहर जा रहे थे ना, चुपचाप से एच आयन के कान में कुछ कह के गए। क्या कह के गए बताऊंगा अभी, बस कह के निकल लिए, भाई मैं तो जा रही हूं, तू देख ले आगे का, ठीक है। बाहर जाकर के भाई सोडियम, सोडियम का हाथ पकड़ेंगे और क्या बना लेंगे, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा। ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा, और प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इनका। बस एक स्टेप हो गया। अब हम बात करते हैं अगले स्टेप की। अब जब बाइकार्बोनेट आयन बाहर निकलेंगे तो उसके बदले में, इसके बदले में कोई तो है जो अंदर आएगा, क्योंकि निगेटिव आयन जब बाहर निकलना चालू हो जाएंगे ना, तो उसकी वजह से इस आरबीसी का, मेम्ब्रेन का पोटेंशियल बिगड़ जाएगा, चार्ज बिगड़ जाएगा। तो अब धीरे से क्लोराइड आयन अंदर चले आते हैं कि भैया तू निगेटिव आयन जा रहा है, इसके बदले में एक निगेटिव आयन अंदर भी आ जाएगा। इसी को हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट, भाई कोई निगेटिव आयन बाहर निकल रहे हैं तो उसके बदले में कुछ निगेटिव आयन अंदर भी आ रहे हैं, जो इसकी मेम्ब्रेन की पोटेंशियल को मेंटेन करते हैं। और क्लोराइड शिफ्ट की बात की थी, एक साइंटिस्ट थे उन्होंने, जिनको बोलते हैं हैमबर्गर, सो इट इज कॉल्ड हैमबर्गर फिनोमेनन। हैमबर्गर फिनोमेनन, ये क्या करता है, हैमबर्गर फिनोमेनन मेंटेन करता है पोटेंशियल ऑफ आरबीसी। मेंटेन पोटेंशियल ऑफ आरबीसी, आरबीसी के पोटेंशियल को मेंटेन करने का काम करता है ये, ठीक है, हैमबर्गर फिनोमेनन, ठीक है। चार्ज को मेंटेन करता है, क्योंकि भाई निगेटिव आयन बाहर निकल रहे हैं, कुछ बगल में निगेटिव आयन आएंगे, पर अंदर कौन रह गए, एच आयन। और जहां एच आयन होते हैं वहां तबाही होती है, क्योंकि एच आयन तबाही कर देते हैं, जहां पर भी बढ़ेंगे बर्बाद कर देंगे, ठीक है। कहां पर एच लिख दिया भाई, HbO2 HbCO2, ठीक है, तो H2CO3 एच आयन और बाइकार्बोनेट आयन बाहर चले गए। सही तो है, कहां तू एच लिख दिया, अच्छा ऊपर, हाँ। HbO2 का डिसोसिएशन हो रहा है, सही तो हो रहा है, HbCO2 का एसोसिएशन हो रहा है, सही तो लिखा है। डिसोसिएशन टूटना, कौन टूट रहा है, ये टूट रहा है। कौन बन रहा है, ये बन रहा है, सही तो लिखा है। तो रट लेते हो यार, तो मैं रटा नहीं रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। किसका डिसोसिएशन होता है, नियर द टिश्यू, HbO2 का। किसका एसोसिएशन होगा नियर द टिश्यू, HbCO2 का। लंग्स में पहुंचोगे तो उल्टा होगा, वह HbO2 का एसोसिएशन होगा, HbCO2 का डिसोसिएशन होगा। तुम रट लेते हो, समझ में आ गया। अब एच आयन, एच आयन बढ़ना चालू हो जाएंगे। एच आयन क्या काम करेंगे भाई, एक HbO2 थोड़ी ना होगा, मिलियंस हैं इसके अंदर। तो एच आयन बचे हुए HbCO2 को बर्बाद करेंगे, यानी इस आरबीसी में ढेर सारे HbO2 आए थे। अब इन सब को तोड़ने का काम करेंगे एच आयन। एच आयन क्या काम करेंगे, ये एच आयन चुपचाप से आएंगे, इनके बीच में किक लगाएंगे और बना लेंगे HHB, हीमोग्लोबिनिक एसिड कहते हैं इसको। हीमोग्लोबिनिक एसिड है भाई, एसिड है तो एसिड क्या होता है, एसिड तो खतरनाक होता है ना, आप जानते हो ना, हाँ हीमोग्लोबिनिक एसिड है। ये एच आयन डोनेट करेगा, आगे दिखाता हूं कैसे करेगा।
तो जब हीमोग्लोबिनिक एसिड बनेगा तब बेचारी ऑक्सीजन यहां से निकल जाएगी। तो ऑक्सीजन कहां चलेगी? टिश्यू के पास। यही तो चाहता था टिश्यू की ऑक्सीजन मेरे पास आए। ऑक्सीजन कहां चलेगी? टिश्यू के पास। यही तो चाहता था। यानी यहां पर षड्यंत्रकारी जो था वो टिश्यू था। टिश्यू ने चुपचाप से CO2 को भेजा कि तू जा इनके बीच में दरार पैदा कर, तब ऑक्सीजन छोड़ के मेरे पास आएगी, मुझे जरूरत है, ठीक है, और तू निकल ले लंग्स के थ्रू बाहर। बची हुई CO2 गई H2O से मिली, H2CO3 का फॉर्मेशन किया, H2CO3 फिर अगेन HN बाइकार्बोनेट की फॉर्म में CO2 निकल गई, जाते जाते अपना काम इसको सौंप के गई। अब मैं पूरा काम करके नहीं जा रही हूं, बचा हुआ काम तुझे करना है। फिर ये HbO2 के बीच में दरार डालेगा, इसको अलग करेगा, खुद जुड़ करके हीमोग्लोबिनिक एसिड बना लेगा। समझ रहे हो? यहां पर हीमोग्लोबिन एक्ट एज बफर, क्योंकि इन एच को खुला छोड़ दिएगा सांड की तरह तो ये बर्बाद कर देंगे पूरी आरबीसी को, पूरे ब्लड को। तो इसको नकेल डालना, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो हीमोग्लोबिन एक्ट एज बफर, एक्ट एज बफर। बफर वो होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो पीएच को नियंत्रित करना जानता है, जो सांड को कंट्रोल करना जानता है, उसकी नाक में नकेल डालना जानता है, वो बफर है भाई। जो पीएच को कंट्रोल कर ले वो बफर है। तो यहाँ एचाइन वही काम कर रहे थे, इनको कंट्रोल करना था, तो इस हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया और एचाइन से बाइंड करके हीमोग्लोबिनिक एसिड बना लिया और इस आरबीसी को बचा लिया। पर ऑक्सीजन को छोड़ना पड़ा, ये बलिदान देना पड़ा इसको। आई या नहीं आई? आई या नहीं आई? बीएमएस, अमन नायक बीएमएस, इकरा नो डाउट, बहुत बढ़िया, क्रिस्टल क्लियर। क्लोराइड जुड़ नहीं रहा, क्लोराइड बस अलग इंतजार कर रहा है कि भाई बाइकार्बोनेट एंड वापस आएंगे, मतलब ये घर छोड़ के जा रहे हैं, तो इनको छोड़ के जा रहे हैं कि भैया हमारे पीछे घर को देखभाल कर लियो, ठीक है, मैं वापस आऊंगा तो तू चले जाइयो छोड़ करके, बस कुछ समय के लिए आए हुए हैं। अलविया बीएमएस, इकरा को डाउट है। इकरा बेटा पूछ क्या है? नहीं, एचएचबी आरबीसी को कोई इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि हीमोग्लोबिनिक एसिड बन गया ना, यानी एचाइन फ्री फॉर्म में नहीं है, ठीक है, समझो, कोई नुकसान नहीं है। इकरा तू कुछ पूछ रही थी, अभी समझ में नहीं आया तो एक बार फिर समझाऊंगा, टेंशन मत करो। हाँ, 3 पर जो 7% ऑक्सीजन है CO2 में तो डिफ्यूज कर गई। क्लियर है? इकरा से पूछ रहा हूँ, उसने कुछ पूछा था सर क्या डाउट है, मैं HBB नहीं, एच एच बी हीमोग्लोबिनिक एसिड, हीमोग्लोबिनिक एसिड HHB, यानी हीमोग्लोबिन में एक एच जुड़ गया ना। ओके, नुपुर बेटा तेरा कमेंट भी पढ़ता हूँ, आंखें मेरी थोड़ी सी खराब हो गई हैं, जल्दी जल्दी जो कमेंट निकलते हैं ना तो कुछ पढ़ पाता हूँ कुछ नहीं पढ़ पाता, ठीक है। हाँ, बायोमोलिक्यूल का सेशन वो बैच का ही सेशन है, वो बैच का ही सेशन है, उसको एक पहला सेशन हम लोग यूट्यूब पे डालते हैं किसी भी बैच का, तो वो पहला सेशन यूआईटी पे भी जाएगा, बस ये से समझ लो। पर तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन रहेंगे, ठीक है, डिटेल में पढ़ना है तो बैच पे दे ही रखा है रिकॉर्डेड फॉर्म में, जो अभी पढ़ा है हम लोगों ने, जस्ट अभी करेंटली पढ़ा है। और वन शॉट में करना है तो हम करा रहे हैं, मजा आ जाएगा, गारंटी है। मैं तुम्हें फील ही नहीं होने दूंगा वन शॉट है कि टू शॉट है, क्या है वो। चलो, इकरा से मैंने पूछा था क्या पूछना चाह रही थी, उसने बताया ही नहीं, डाउट। चलो, क्लास के बाद ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इंशाल्लाह। हाँ भैया, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बेटा, कुछ नहीं छूटेगा, गारंटी है।
देखो मैं ऐप के कमेंट ज्यादा अच्छे से देख पाता हूँ क्योंकि ऐप पर वो बच्चा होता है जो वाकई में जेन्युइन है। वाईटी पर बच्चा जेन्युइन नहीं होता, वो तो वहां सब गंदगी होती है। नीट एडवांस बुक बेटा, इन्फिनिटी बैच अगर कोई बच्चा अपग्रेड करता है ना, लेता है, तो उसको नीट एडवांस साथ मिल जाती है और डोपा भी साथ मिल जाती है। बेसिक बैच के संग नीट एडवांस बुक नहीं है। चलो चलें आगे। हाँ, हैमबर्गर। हैमबर्गर बर्गर भी होता है, पता है? ये मैं जब ऑफलाइन में पढ़ा रहा था तो मुझे बच्चों ने बताया कि जयपुर में इसके आउटलेट है हैमबर्गर के, ठीक है। हाँ, तो हैमबर्गर के आउटलेट हैं, मतलब आई एम शॉक, ठीक है। हाँ, समझे? अभी एक बार और समझाता हूँ। जिसके पास इन्फिनिटी है उसको तो डोपा और नीट एडवांस मिल ही जाएगा, टेंशन क्यों कर रहे हो? आ भी गया होगा अब तक। अब देखो, CO2 का ट्रांसपोर्ट 3 फॉर्म में होता है, मैंने फॉर्म्स बता दिए हैं कि भाई HbCO2, बाइकार्बोनेटाइन और CO2 की फॉर्म में डिसॉल्व। किसके थ्रू होता है? आरबीसी के थ्रू होता है, और ये दोनों प्लाज्मा के थ्रू होते हैं। फिर मैंने बताया कैसे। 7% CO2 प्लाज्मा के थ्रू चलेगी, 23% CO2 आरबीसी में आएगी, HbO2 को किक लगाएगी, HbCO2 बना लेगी, 23% लोडिंग हो गई आरबीसी के थ्रू। 70% CO2 आएगी, H2O से मिलेगी, H2CO3 बनाएगी कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, सीए क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, ध्यान रखना, अलग से लिख दूंगा। फिर यही एंजाइम H2CO3 को तोड़ेगा एचाइन बाइकार्बोनेटाइन के अंदर, बाइकार्बोनेटाइन बाहर जाएंगे, सोडियम का हाथ पकड़ के सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में CO2 का ट्रांसपोर्ट होगा। कितनी परसेंट CO2 ट्रांसपोर्ट हो गई? 70% CO2 ट्रांसपोर्ट हो गई। अंदर कौन रह गए? अच्छा, जब नेगेटिव आयन बाहर निकलेंगे तो उसके बदले में कुछ नेगेटिव आयन अंदर भी आएंगे। इसको क्लोराइड शिफ्ट, या एक साइंटिस्ट का नाम था हैमबर्गर, सो इट इज आल्सो कॉल्ड हैमबर्गर फिनोमेना। ये आरबीसी के पोटेंशियल को मेंटेन करता है बस। अंदर कौन रह गया? एच आयन। ये एच आयन बचे हुए HbO2 को तोड़ेंगे, ऑक्सीजन बाहर, और बना लेंगे HHB। इस एच आयन को न्यूट्रल करने का काम हीमोग्लोबिन कर रहा है, तो हीमोग्लोबिन एक्ट एज बफर। बफर वो होता है जो एच आयन को कंट्रोल कर ले, वो बफर है। तो हीमोग्लोबिन ने एच आयन से बाइंड करके हीमोग्लोबिनिक एसिड बनाया और ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया, इसलिए ये बफर है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, यहां तक कोई डाउट? अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अगले स्टेप के अंदर यही रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, सारी चीजें यही आएंगी। अब हम करेंगे अनलोडिंग ऑफ CO2। अनलोडिंग ऑफ CO2। अब आ जाओ, अनलोडिंग कहां होगी भाई? नियर द लंग्स। हम कहां पहुंच गए? लंग्स के पास आ गए, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई लंग्स हैं ये, एल्वियोलाई हैं। यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है, ये तो आप जानते हो। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहां पर ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां ऑक्सीजन का इलाका है भाई, वो CO2 का इलाका था तो वहां CO2 की चलती थी, पर यहां पर ऑक्सीजन का इलाका है। अब आरबीसी आई है, समझ रहे हो? पर ये आरबीसी क्या लेकर के आई है? CO2 लेकर के आई है। रिएक्शन वही लिख रहा हूं मैं जैसे वहां लिखी थी मैंने। मैंने रिएक्शन में क्या लिखा था? यहां लिखा था HbO2, फिर क्या बन गया था? HbCO2। अभी एरो नहीं लगाया मैंने। फिर मैंने क्या लिखा था यहां पर? CO2 अंदर आई थी, प्लस H2O से मिली थी, और क्या बनाया था इसने? H2CO3। और फिर मैंने कहा था ये H2CO3 टूटेगा, H2CO3 टूटेगा, किसमें टूटेगा? H आयन प्लस HCO3 आयन में टूटेगा। फिर मैंने ये भी कहा था बेटा, ये बाइकार्बोनेट बाहर निकलेंगे, अभी निकालेंगे इनको, ठीक है। इधर लिख देता हूं, बस एरो नहीं बना रहा हूं, सब कुछ जैसे बना दे रहा हूं, HCO3 आयन, बस एरो नहीं बना रहा हूं मैं कहीं पर भी। और क्लोराइड आयन मूव कर रहे थे, वो भी दिखाऊंगा अभी मैं। और यहां क्या था? HbO2 जो किस में कन्वर्ट हुआ था? HB में कन्वर्ट हुआ था। ये एग्जैक्ट था, सेम यही रिएक्शन थी, यस या नो ये बताओ। यही रिएक्शन थी, HbO2 HbCO2,
ये आ गई HbO2 और HHB, HbO2 HHB सेम रिएक्शन थी। इस बार मैं एरो उल्टे कर दूंगा, बस एरो अपोजिट कर दूंगा। पहले मैंने एरो ऐसे बनाए थे, अब एरो मैं ऐसे करता हूं, ये ऐसे, 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 अपोजिट एरो कर दिया मैंने। बाइकार्बोनेटाइन पहले बाहर निकल रहे थे, अब बाइकार्बोनेटाइन अंदर आएंगे, अपोजिट एरो। क्लोराडाइन पहले अंदर आ रहे थे, अब क्लोराडाइन बाहर आएंगे, अपोजिट एरो। बस एरो को चेंज कर रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा, ओनली एरो चेंज कर रहा हूं मैं। समझाता हूं अभी। पहले ऑक्सीजन बाहर निकली थी, इस बार ऑक्सीजन अंदर आएगी, अपोजिट एरो। इस बार CO2 बाहर निकलेगी, अपोजिट एरो। एरो चेंज कर रहा हूं बस मैं, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखो कैसे। यहां से ऑक्सीजन बाहर निकली थी, अब ऑक्सीजन अंदर आएगी, ऑक्सीजन अंदर आएगी। ये पहला अटैक, ऑक्सीजन आई, यहां से कहानी चालू होगी। ऑक्सीजन ने खींच के एच आयन को लाद दी और एच आयन बाहर, एच आयन बाहर। और क्या बन जाएगा, HbO2, यानी ये ऑक्सीजन क्या बना लेगी, HbO2। यानी यहां पर क्या हो रहा है, HbO2 का एसोसिएशन, HbO2 का एसोसिएशन। और कौन टूटेगा, HbCO2 का क्या होगा, डिसोसिएशन। HbCO2 टूटेगी और HbO2 जुड़ेगी। समझे, हाँ, उल्टा हो गया इस बार। अब समझना, ऑक्सीजन आई, उठा के एच आयन को किक मारा, बाहर निकाला और खुद हीमोग्लोबिन से जुड़ गई। समझ गए ना। तो ये तो एसिड है, आप समझ रहे हो। एसिड वो होता है जो एच आयन डोनेट करता है, तो इसने एच आयन दान दिए, निकाल दिए, क्योंकि एसिड था, हीमोग्लोबिनिक एसिड। समझ रहे हो। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है। ये एच आयन एसिड, इसको एसिड नहीं बोलेंगे, हीमोग्लोबिनिक एसिड तो है, पर एक्चुअल में एच आयन रिलीज कब होते हैं, जब HbO2 बनता है। अगर HbO2 नहीं बनेगा तो एच आयन रिलीज नहीं होंगे। HbO2 एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड, एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड, पूछा गया क्वेश्चन है। मतलब जब HbO2 बनेगा तभी एच आयन निकलेंगे, अगर HbO2 नहीं बनता है ना तो एच आयन निकलेंगे ही नहीं, कभी नहीं निकलेंगे। यानी एच आयन तभी रिलीज होते हैं जब HbO2 बनता है। काश बॉटनी भी ऐसे ही फ्लो डायग्राम में हो जाए। बॉटनी तो तरुण सर फ्लो डायग्राम में तो कराते हैं, ठीक है, पहले कराते थे थ्योरी में बहुत समय पहले, अब तो फ्लो डायग्राम में ही कराते हैं। सर मेरी एक फ्रेंड थी, उसके दोनों किडनी डैमेज हो चुके थे, अचानक से उन्हें कोई पेन किलर कंटिन्यू नहीं थी और स्मोक से उनका कोई लेना देना नहीं था। डॉक्टर भी नहीं बता पाए कि उसे कैसे हुआ। 1 ईयर तक डायलिसिस हुआ, वीक में 10 बार। अभी कुछ दिन पहले उसकी डेथ हो गई, उसकी एज 19 साल थी। ओहो, आयुषी लिख रही है। तो आज की डेट में क्या है ना बेटा, मतलब स्थिति बड़ी खराब है। मतलब मैं क्या बताऊं, जो स्मोकिंग नहीं करते उनको कैंसर हो रहा है, जो बहुत सात्विक तरीके से रहते हैं उनको कैंसर हो रहा है। ठीक है, समझे, चीजें चेंज हो गई हैं। चलो, फादर की ओवर स्मोकिंग से कुछ नहीं होता, ठीक है। चलो आगे चलते हैं।
बेटा इन्फिनिटी प्लस के अंदर तत्व तत्व नहीं होगा, नीट एडवांस की बुक होगी। अच्छा पहले के टाइम पर हो सकता है स्टार्टिंग में तत्वा और डोपा दे रहे होंगे, मतलब देखो तत्वा होगा या डोप नीट एडवांस होगी, तो नीट एडवांस होगी तो ज्यादा बेटर है, तुम्हारे मेरे संग सिंक कर जाएगा मामला। ठीक है, डोपा तभी होगा डिलीवर। चलो, कार्बोनिक एनाइड्रेज एंजाइम का क्या हुआ? अच्छा उसको लिखाऊंगा अभी, टेंशन क्यों कर रहे हो, अभी लिखाऊंगा कार्बोनिक एनाइड्रेज। तो यहां पर भी वही एंजाइम होगा, कार्बोनिक एनाइड्रेज सेम वही एंजाइम है। ठीक है, इसको आप रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट बोलोगे, क्या बोलोगे? रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। पर हैमबर्गर फिनोमेना नहीं बोलेंगे। ये कहां से आ गया भाई? यहां पर आए थे NaHCO3। जैसे ही NaHCO3 टिश्यू के यहाँ नियर द लंग्स आते हैं, ये टूटना चालू हो जाते हैं, सोडियम अलग हो जाएगा इनसे और बाइकार्बोनेट अलग हो जाएंगे, और बाइकार्बोनेट अलग होते ही अंदर आना चालू हो जाएंगे। अंदर आते ही ये जो एचाइन थे ना, इनसे बाइंड कर जाएंगे। यानी बाइकार्बोनेट एक्ट एज बफर नियर द एल्वलाई। बाइकार्बोनेट एक्ट एज बफर, ये बफर का काम कर रहे हैं, ये बफर का काम कर रहे हैं, एक्ट एज बफर। तो बाइकार्बोनेटाइन एक्ट एज बफर, यानी बाइकार्बोनेटाइन जैसे ही अंदर आना चालू होते हैं, जितने भी एचाइन थे ना, इनसे न्यूट्रल कर देते हैं और क्या बनाते हैं? H2CO3। इसी एंजाइम के वजह से ये तोड़ देता है इसको, H2CO2 में CO2 धीरे से बाहर निकल जाती है और मौका पा करके दुम दबा करके आप इसको बाहर निकाल देते हो। और सेम ये वाली CO2 भी दुम दबा के धीरे से बाहर निकल जाती है, निकल गई बाहर। ये ऑक्सीजन आएगी, अब यहां इसको तोड़ेगी, इसको बाहर निकालेगी और HbO2 बना लेगी, HbO2 बना लेगी। यानी रिएक्शन रिवर्स हुई और कुछ भी नहीं हुआ, ओनली रिवर्स। यहां पर HbO2 अटैक स्ट्रॉन्ग एसिड और यहां पर बफर का काम बाइकार्बोनेटाइन करेंगे। जो एचाइन से रिएक्शन कर लेगा, उसको कंट्रोल कर लेगा, वो बफर है। अब बताओ इसमें कोई डाउट? ओनली रिवर्स किया, इसमें कुछ है ही नहीं, ओनली रिवर्स, ओनली रिवर्स। ध्यान रखना, नियर एल्वुलाय इंक्रीज क्लोराइड इन प्लाज्मा। जबकि अगर मैं बात करता हूं बेटा नियर टिश्यू डिक्रीज क्लोराइड इन प्लाज्मा। हमेशा टिश्यू के पास प्लाज्मा में क्लोराइड कम हो जाएंगे क्योंकि अंदर चले जाएंगे, और हमेशा एल्वुलाई के पास प्लाज्मा में क्लोराइड बढ़ जाएंगे क्योंकि बाहर निकल आएंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब मुझे बताओ ये कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया? हाँ आशीष बेटा, क्या डाउट है पूछ। आयशा BMS। HHV में HI निकलने के बाद तुम्हारे सामने आ गई कहानी, क्या हुआ? सर जो होमवर्क क्वेश्चन आपने दिए थे बेटा, वो सिंपल क्वेश्चन है, वो तो तुमने लगा भी लिए होंगे। अगर वास्तव में मेरा लेक्चर समझ में आ गया होगा तो वो सिंपल क्वेश्चन थे। मैंने हाई लेवल क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा आगे। हाँ, BMS मेरा कुछ नहीं डाउट है सर, मैं क्या बोलूं? अच्छा तूने, तेरा डाउट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ममता, यस सर, हो गए ना? हाँ मुझे पता थी हो जाएंगे। अगर मुझे कोई क्वेश्चन लगता है कि बेटा ये बच्चे को डाउट में आएगा, तो मैं उसको पहले करा देता हूँ। ठीक है, मैं पता रहा हूँ जिस लेवल का मैं पढ़ा रहा हूँ उस लेवल की डाउट मैं तुम्हें आने नहीं दूंगा। और फिर भी मुझे लगता है आएगा तो मैं कराऊंगा, तो मैं उसको टेंशन मत लो। चलो सर, BMS क्या है? अश्मा को ये नहीं पता BMS क्या है, बता दो उसको बेटा। अच्छा मैंने कमेंट ऑफ कर रखे हैं। BMS का मतलब होता है बेटा ब्रेन में सेट। मतलब समझ में तो सबको आ जाता है, पर ब्रेन में सेट होना एक अलग बात होती है। उसकी प्रॉपर मेमोरी बनना, सिनैप्स बनना कंसेप्ट के साथ, उसको BMS कहते हैं। मैंने भी कर लिया सर होमवर्क, बहुत बढ़िया, तुम होमवर्क कर रहे हो तो अच्छी बात है। BMS बायोलॉजी बाय मनीष सर, अरे भाई सत्यम, सत्यम बोल रहा है बायोलॉजी बाय मनीष सर। BMS, अरे भाई
अरे गजब, बहुत बढ़िया। डोपा बेटा अभी सबको मिलेगा, डोपा भी अभी डिस्पैच नहीं हुआ है डोपा, ठीक है, प्रिंटिंग में था, डिस्पैच नहीं हुआ है। चलो यार, बीएमएस का एक फुल फॉर्म तुमने और बता दिया, बायोलॉजी बाय मनीष सर। बिल्कुल सही बात है, बीएमएस। बहुत बढ़िया। चलो, एक्चुअली बीएमएस इसलिए पढ़ गया कि मैं ऑफलाइन पढ़ाता था ना, तो बच्चे को तो सर ब्रेन में सेट हो गया, हर कोई क्लास में बोलता था सर मजा आ गया, ब्रेन में सेट हो गया अब तो, ठीक है। तो तब से फिर बीएमएस बीएमएस बच्चे बोलने चालू कर दिए ऑफलाइन के अंदर से। फिर मैं ऑनलाइन आया तो बच्चे यहाँ भी बीएमएस बोलने लगे थे। चलो स्टार्ट करता हूँ मैं आगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर है। अब मैं एक नोटेबल पॉइंट लिख देता हूं जो एंजाइम वाला पॉइंट था। कौन सा एंजाइम यहां यूज हो रहा है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज को? सीए। आपको पता होनी चाहिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, आपसे पूछे कार्बोनिक एनहाइड्रेज का को फैक्टर कौन होता है? को फैक्टर। जो मुझसे बायोमोलिक्यूल पढ़ रखे हैं वो बताएंगे, कार्बोनिक एनहाइड्रेज का को फैक्टर कौन होता है? जिंक। बहुत बढ़िया, विकास ने सबसे पहले उत्तर दिया। जिंक, विकास ने सबसे पहले दिया। जेडैन। जेडैन एक्ट एज कोफैक्टर फॉर कार्बोनिक एनहाइड्रेज, यानी अगर आपकी बॉडी में जिंक नहीं है ना, तो CO2 का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा भाई। हाँ, जिंक एक्चुअल में CO2 के ट्रांसपोर्ट में जबरदस्त हेल्प करता है। तो कहते हैं कि पंपकिन सीड खाया अगर, उसमें जिंक बहुत होता है, उसमें और भी चीजें होती हैं, ठीक है, पर जितने भी सीड होते हैं ना उनमें आइंस बहुत होते हैं। और ये आइंस आपके बॉडी के एंजाइम, एंजाइम तो आपकी बॉडी का पावर हाउस है एक तरीके से, क्योंकि एंजाइम काम करेगा चीजें फास्ट होंगी, एंजाइम काम नहीं करेंगे चीजें डल हो जाएंगी, चाहे कितना भी एटीपी हो। समझे? सुग्रीव लिख रहा है, सुग्रीव की लाइन सुनो, सर मुझे पहले आपके लेक्चर ऐसे ही लगते थे। मतलब, लेकिन जब एग्जाम दिया तब पता चला कितना बीएमएस है, ठीक है, क्योंकि तुझे मतलब, ठीक है, पता होना चाहिए बेटा, चाहिए, ठीक है। एक्चुअल में मैं टीचर नहीं था, मैं रिसर्च में था, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो टीचिंग में आया तो पढ़ाना क्या था भाई, पहले MSc के बच्चों को पढ़ा रहा था, मतलब गेट की तैयारी करा रहा था, नेट की तैयारी करा रहा था, अब नीट की तैयारी करानी थी, लेवल डाउन हो गया। तो अब लेवल डाउन हो गया तो मैं क्या इंप्रूव करूं, तो मैंने कहा अब कंटेंट पे रिसर्च करते हैं, कंटेंट ऐसा बनाओ कि बच्चे के अंदर मेमोरी बन जाए। तब मैंने डायग्राम, फ्लो डायग्राम की मतलब खोज की थी, आज से 2009-10 की बात है, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को पढ़ाना था, और थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, हम दोनों के बीच में गैप था लैंग्वेज का, ठीक है। हाँ, दिक्कत थी, तो अब मैंने कहा थ्योरी कैसे पढ़ाई जाए, तो फिर मैंने डायग्राम, फ्लो डायग्राम बनाई, बहुत बढ़िया बढ़िया बनाना सीखा, मतलब बनाता ही था मैं, MSc में बनाता था, वो मैंने क्लास में पढ़ाने चालू किए तो बच्चों को मजा आ गया, तब से वो मैंने कंपलसरी कर दी है, ठीक है। लोग, बायोलॉजी को थ्योरी लिखाई जाती थी पहले, मुझे याद है, जितने भी स्टूडेंट पढ़ाया, बायोलॉजी का मतलब है लिखना, थ्योरी 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 रजिस्टर भर देना। तब मैंने कहा थ्योरी की जरूरत ही नहीं है भाई, मैं 4 लाइनें खींचूंगा पूरी वो पैरा खत्म कर आ जाएगा आपका। तो वो ट्रिक वहां से आई थी, ठीक है, बच्चे ही सिखाते हैं। तो को फैक्टर ध्यान रखना है, जिंक एक्ट एज को फैक्टर फॉर कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है, याद रखना है, और आयोनिक को फैक्टर है ये, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कहां मिलता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कहां प्रेजेंट होता है? तो प्रेजेंट इन, एनसीईआरटी ने 2 बातें दे रखी हैं, एक तो ये आरबीसी में तो होता ही है, ठीक है, साथ में प्लाज्मा में भी होता है, ठीक है, स्मॉल अमाउंट प्रेजेंट इन प्लाज्मा, ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में भी होता है, तो ये ध्यान रखना है आपको, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, एक पार्ट हमारा खत्म हो गया। अच्छा, एक चीज और है इसके अंदर, अगर मैं तुमसे कहूं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, प्रेजेंट इन आरबीसी एंड प्लाज्मा, थोड़ी जगह बचानी है मुझे। एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं तुमसे कहूं कि CO2 प्लस H2O के मिलने से क्या बनता है, आप बोलोगे H2
CO3, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये तो समझ गए होगे भाई। एक जगह जहां CO2, अच्छा आगे अगर मैं कहूं ये किस में टूटेगा, H आइन प्लस HCO3 आइन में टूटेगा, ये भी रिवर्सल रिएक्शन है। यानी रिएक्शन ऐसे भी चलती है, रिएक्शन ऐसे भी चलती है। अगर मैं तुमसे कहूं रिएक्शन ऐसे चल रही है, रिएक्शन ऐसे चल रही है, अरे रिएक्शन ऐसे चल रही है और इधर रिएक्शन ऐसे चल रही है, इसको हम ए रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बी रिप्रेजेंट करते हैं, तो बताओ यहां पर ए की जगह क्या होगा, रिएक्शन कहां चलती है इस तरीके से, ऐसे कहां चलती है, टिश्यू, ऐसे कहां चल रही है, लंग्स, ऐसे टिश्यू में चल रही है, ऐसे लंग्स में चल रही है। एंजाइम सब जगह एक ही है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ऐसे भी पूछ सकता है कि रिएक्शन जब ऐसे चल रही है ना, इस समय ऑक्सीजन का एसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन, ये आप जानते हो। जहां टिश्यू होगा वहां कर्व कहां शिफ्ट होगा, टिश्यू के पास कर्व लेफ्ट शिफ्ट होता है, तो लेफ्ट शिफ्ट के सारे फैक्टर लग जाएंगे, वो रिएक्शन ऐसे चलेगी। लंग्स के पास कर्व कहां शिफ्ट होता है, राइट शिफ्ट, और कर्व जब राइट शिफ्ट होगा तो सारे फैक्टर लग जाएंगे जब रिएक्शन ऐसे चलेगी। मतलब इसी से मैं 12 क्वेश्चन बना सकता हूं, मात्र इस रिएक्शन से अप्रोक्सीमेटली 12 क्वेश्चंस। आई या नहीं आई, अब बताओ मुझे। यहां पर खत्म होता है। बहुत बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको रिएक्शन ऐसे लिख देगा एक एरो बना करके, इनिशियल एरो हटा देगा, पूछेगा हेल्डन इफेक्ट लग रहा है, बोर इफेक्ट लग रहा है, पूछेगा राइट शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, पूछेगा नियर द टिश्यू, नियर द लंग्स, पूछेगा P50 वैल्यू का क्या असर पड़ेगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनेंगे इस रिएक्शन को लिख करके, मात्र रिएक्शन लिख करके। इस रिएक्शन को लिख करके 12 क्वेश्चन मैं बना सकता हूं ऐसे, जो बच्चा कहे कि मजा आ गया। हाँ, लंग्स के पास लेफ्ट होगी बेटा, अच्छा मैंने क्या कर दी, राइट कर दी, अच्छा टिश्यू के पास लेफ्ट कर दी, अरे 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 अरे, जल्दी जल्दी में हो जाता है, कोई नहीं, टिश्यू के पास राइट होगी, राइट शिफ्ट, और लंग्स के पास हमेशा लेफ्ट शिफ्ट होगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है, इसी से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो यहां तक आपका एक खत्म हो जाता है, इससे 12 क्वेश्चन बन सकते हैं, 12 क्वेश्चन आप बना बना के देख भी सकते हो। नेक्स्ट, अब बात करेंगे रेगुलेशन। भाई कौन है जो आपकी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहा है, कौन है जो आपकी ब्रीदिंग को रेगुलेट कर रहा है, समझे। हाँ डोपा, जैसे डिस्पैच होगी मैं बता दूंगा, जिन बच्चों को सेपरेट लेनी है वो आप तुरंत ले लेना, 3 दिन में आपको मिल जाएगी, पर एक बार डिस्पैच हो जाने दो, मतलब एक स्लॉट डिस्पैच हो जाने दो, क्योंकि इकट्ठा ही स्लॉट प्रिंट होकर के आ रहा है, तो अमेजोन उस पर तुरंत दिखना चालू हो जाएगा। जिस दिन अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर डोपा दिखना चालू हो गए, समझ लेना स्टॉक में वहां पहुंच चुका है, ठीक है। अभी आ रहा हूं एमओ पर, ठीक है। तो ये आपका ब्रेन है। अब आप इतना जानते हो कि आपकी जो ब्रीदिंग होती है वॉलेंट्री भी होती है, इनवॉलेंट्री भी होती है। इनवॉलेंट्री का मतलब है आप तो बिना सोचे समझे सांस ले रहे हो ना, भाई ब्रीदिंग कर रहे हो, सो रहे हैं हम रात में। अब रात में जब तुम सो रहे होते हो तो उस समय ब्रीदिंग जो तुम्हारी हो रही होती है वो टोटली अनकॉन्सियस होती है। हाँ, जब आप दौड़ रहे हो, सांस ले रहे हो, अनुलोम विलोम कर रहे हो, ये कॉन्सियस ब्रीदिंग है। और दिन में भी आप मैक्सिमम अनकॉन्सियस ब्रीदिंग ही करते हो, 75% तो अनकॉन्सियस ही करते हो, ठीक है। तो अब ये समझना है कि कॉन्शियस ब्रीदिंग क्या होती है और अनकॉन्शियस ब्रीदिंग क्या होती है। तो ये आपका नर्वस रेगुलेशन है। सबसे पहले न्यूरॉन्स यानी ब्रेन आपका कैसे रेगुलेट करता है। ब्रेन में आप जानते हो हमारा एक सबसे बड़ा पार्ट होता है, ये इसको बोलते हैं हम सेरिब्रम। अगर मैं सेरिब्रम की बात करता हूं, हाँ सेरिब्रम की बात करता हूं, तो कैसी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है सेरिब्रम, वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री। देखो ब्रीदिंग कंट्रोल करने वाला तो एक ही है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, भाई यही है, समझ रहे हो। हाँ, जो ब्रीदिंग के रथ को खींच रहा है, यही घोड़ा है जो ब्रीदिंग कराएगा। पर ये टोटली इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है खुद। अगर ये एक सी बात करूं, ये कैसे एक्शन को कंट्रोल करता है, इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, कंट्रोल ओनली इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एक्शन।
जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो उस ब्रीदिंग को मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। पर सेरिब्रम वॉलेंट्री ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, जो आपकी इच्छा के अनुसार होती है, वॉलेंट्री ब्रीदिंग। सर कैसे? घोड़ा तो यही है ना। तो ये सेरिब्रम ही है, जब वॉलेंट्री ब्रीदिंग करनी होती है ना, तो यही सेरिब्रम यहां से सिग्नल भेजेगा, यहां से सिग्नल भेजेगा किसके पास? एमओ के पास, कि भैया सांस ले। यानी सेरिब्रम ही सिग्नल भेजता है, मैं ऐसे दिखाऊं, सेरिब्रम ही सिग्नल भेजता है मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास। ठीक है, जब सेरिब्रम मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास सिग्नल भेजता है, तब आपकी वॉलेंट्री ब्रीदिंग कंट्रोल होती है। करेगा तो यही, पर वॉलेंट्री ब्रीदिंग कंट्रोल कौन करेगा? सेरिब्रम। इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग कौन कंट्रोल करेगा? डायरेक्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा। करेगा यही, पर सिग्नल यहां से आएगा तो वॉलेंट्री ब्रीदिंग, डायरेक्ट यहां से आएगा तो इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग। ये आपको ध्यान रखना है पहला। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रेन का पार्ट है, मैं ब्रेन में भी पढ़ाऊंगा उसको अभी। ठीक है, ये हमारे बॉडी के इनवॉलेंट्री एक्शन को या बॉडी के सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है। हर सिस्टम के अंदर पढ़ाने वाला हूं, हर चैप्टर में मेडुला ऑब्लोंगेटा आएगा रेगुलेशन के लिए। तो इनवॉलेंट्री सिस्टम को कंट्रोल करता है, पर जब भी वॉलेंट्री की बात आएगी, सेरिब्रम। कोई भी वॉलेंट्री एक्शन है, सेरिब्रम। ठीक है, तो एक तो समझ में ये आ गया आपके वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा की अगर मैं बात करूं, तो मोबाइल ही है मेरे पास। मान लो ये मोबाइल है, इसका ये ऊपर वाला पार्ट डोर्सल हो गया, नीचे वेंट्रल हो गया। ये डोर्सल हो गया, नीचे वेंट्रल हो गया। तो यहां पर भी न्यूरॉन के गुच्छे और नीचे भी न्यूरॉन के गुच्छे। तो डोर्सल साइड पे जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, और वेंट्रल साइड के न्यूरॉन्स होते हैं क्या करते हैं, ये थोड़ा मैं स्पेसिफाई करूंगा। एनसीईआरटी ने ये स्पेसिफाई नहीं किया है, पर बीएचयू एएमयू के उस समय क्वेश्चन आते थे स्पेसिफाई करके, वो मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं। ठीक है, अरे तुम डायग्राम, इसमें डायग्राम क्या बनाना है? ये डायग्राम कुछ होता ही नहीं है इसके अंदर तो। जिसको डायग्राम बनाना है ऐसा बनाएगा, ऐसा 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 ऐसा। ये तो अभी मैं सिखा दूंगा डायग्राम बनाने, तो आपको ये सब ब्रेन में पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पर मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, ये पोन्स होता है, ऐसे दो बना दो। ऊपर पोन्स होगा, नीचे एमओ होगा, एमओ मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये सेरिब्रम है, सेरिब्रम। ये बनाना है आपको डायग्राम, पर थोड़ा सा 3D देखने में अच्छा सा लगता है, मजा आता है मुझे, तो मैंने वो लगा दिया। इसको भी बहुत अच्छा बना सकता हूँ मैं, इतना गजब पूछो ही मत। बट ड्राइंग एंड पेंटिंग नहीं करनी है हमें, समझ गए ना? हमें सिर्फ अभी मेन कंसेप्ट समझाना है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब आ जाओ। अब बात कर रहा हूं मैं मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं एमओ। एमओ, एमओ, मेडुला ऑब्लोंगेटा। आई बेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के दो छोर होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक डॉर्सल एक वेंट्रल। तो पहले मैं वेंट्रल साइड की बात करूंगा, फिर मैं डॉर्सल साइड की बात करूंगा। ठीक है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वीआरजी कहते हैं इसको, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। और एक होता है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, डीआरजी। डी आर जी, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वीआरजी और डीआरजी, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप और डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। तुम फुल फॉर्म भी लिख सकते हो, फुल फॉर्म कुछ नहीं है, रेस्पिरेटरी न्यूरॉन गुच्छे हैं। वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ऐसे ये डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप हो जाएगा, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। चलो अब आ जाओ, इसमें मेन पार्ट कौन सा है? मेन वीआरजी होता है वेंट्रल साइड में, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। वेंट्रल नीचे डॉर्सल, डॉर्सल मेन होगा, वेंट्रल नीचे डॉर्सल। ठीक है, मेन डॉर्सल वाला है यहाँ पर, डॉर्सल डीआरजी, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ये मेन है। ठीक है, जो डॉर्सल साइड में होता है ऊपर वाला होता है डीआरजी। डीआरजी ऊपर वाला ये मेन है, ऊपर गुच्छे होते हैं ये मेन होता है, नीचे वाला मेन नहीं होता, ऊपर वाला पार्ट बहुत मेन मेन पार्ट होता है। ठीक है, तरुण सर को बोलो आप जैसे आराम से पढ़ाते हैं, प्लीज वो फास्ट
नहीं नहीं, तुम बोल दो बेटा, तरुण सर तुम्हारी बात तुरंत मानेंगे बेटा, ठीक है। फास्ट तो क्यों पढ़ा रहे हैं, फास्ट तो नहीं पढ़ाते हैं वो, लिख लिख के ही पढ़ाते हैं आराम आराम से, ठीक है। कोई हड़बड़ी तो है नहीं, मतलब आराम से पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं भी बोल दूंगा वैसे एक बार, लेकिन तुम बच्चों को बोलना ज्यादा बेटर होता है। देखो टीचर से बच्चों का कनेक्शन मतलब जो होता है ना, बहुत प्यारा कनेक्शन होता है, ठीक है। हाँ, तो मेरी बात तुम मुझसे बोलो, ठीक है, तरुण सर की बात तरुण सर से बोलो, एसीपी सर की बात एसीपी सर से बोलो, वो बात तुम्हारी मानेंगे, पक्की बात है। हाँ, अगर एक बार वो बोलने से कोई नहीं आउटपुट आ रहा तो तुम बोल सकते हो, ठीक है, तो एक बार रिक्वेस्ट हम भी कर लेंगे, ठीक है। बात बाकी का तो ठीक है, ठीक है, तुम्हें स्लो करना है फास्ट करना है, जैसा करना है तो बोलो, वैसे कर देंगे वो तो, ठीक है। कोई भी टीचर, चाहे फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स में तुम्हें लगता है कि थोड़े से क्वेश्चन बढ़ाने हैं तो सर से कह दो, सर एक बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी थोड़ा करा दो। केमिस्ट्री में लगता है तो मैं सर, सर केमिस्ट्री में कुछ ऐसा करा दो, ठीक है, सर तुम्हारी बात सुनेंगे, करा देंगे, ठीक है। तो मतलब देखो, हमें चाहिए एक बढ़िया सिलेक्शन, मतलब रैंक वाला, ठीक है। तो मतलब बर्डन मत लो, अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो ना, कंसिस्टेंसी का मतलब है आप रेगुलर चीजें ले रहे हो, वो भी तुम्हें सिखाता हूं, तुम कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो तो कभी हड़बड़ाहट नहीं करनी है तुम्हें, ठीक है। नहीं एक दिन तुमने 12 घंटे पढ़ लिया, एक दिन मौज मार ली, ठीक है, वो नहीं करना, ठीक है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करो तो बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आप सेल्फ स्टडी करो, पर उसको रेगुलर करो, मैं सच कह रहा हूं। तुम जनवरी तक पूरा कोर्स खत्म कर लोगे और तुम्हारा कॉन्फिडेंस अल्टीमेट लेवल का होगा कि जब हौच पौच करते हो ना तो उसमें चीजें गड़बड़ होती हैं, वो नहीं करनी है आपको, ठीक है। कंसिस्टेंसी मेंटेन लेके चलो, ठीक है। मस्ती में पढ़ोगे, देखना मस्ती में, कंसिस्टेंसी में चीजें मतलब होती हैं यार, अच्छे से होती है, ठीक है। तो वीआरजी डीआरजी, ठीक है। तो मेन जो होता है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है, वैसे मैं डीआरजी इधर लिखता हूं पर मैंने आज इधर लिख दिया, कोई नहीं, इधर लिख देते हैं डोर्सल, डॉर्सल ऊपर वाला होगा, वेंट्रल नीचे वाला होगा, तो मेन डॉर्सल होता है, ठीक है, ये मेन है, यही मेन है, ठीक है। इसको तो थोड़ा सा समझाऊंगा। ये कंट्रोल करता है नॉर्मल ब्रीदिंग को, किसको कंट्रोल करेगा, किसको कंट्रोल करेगा, नॉर्मल ब्रीदिंग को, ठीक है, ध्यान रखना है। अगर मैं डीआरजी की बात करता हूं, डॉर्सल वाले पार्ट की बात करता हूं, ये इंस्पायरेटरी एरिया, ये क्या है, इट इज इंस्पायरेटरी एरिया, मैं लिख देता हूं, ये क्या है, इंस्पायरेटरी एरिया। इंस्पायरेटरी एरिया मतलब ये उन मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन को कंट्रोल करता है जिन मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन होने से एक ही चीज होती है, इंस्पायरेशन। तो जरा बताओ, ये किन मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन को कंट्रोल करेगा, जिनमें कॉन्ट्रेक्शन होने से सिर्फ और सिर्फ इंस्पायरेशन होता है, कॉन्ट्रेक्शन होने से सिर्फ इंस्पायरेशन होता है, क्योंकि इंस्पायरेटरी एरिया है। तो जरा बताओ, किन मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन को कंट्रोल करेगा, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन इन, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन इन, बताओ किन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने से सिर्फ और सिर्फ इंस्पायरेशन होता है। हाँ यस, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स प्लस डायफ्राम मसल्स। भाई इन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने से सिर्फ और सिर्फ इंस्पायरेशन होगा, सो इट्स कॉल्ड इंस्पायरेटरी एरिया, ठीक है, क्लियर बिल्कुल। और आप जानते हो इंस्पायरेशन कंट्रोल करना होता है, एक्सपायरेशन तो पैसिव प्रोसेस अपने आप हो जाएगी, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, यानी कंट्रोल किसको करेगा, नॉर्मल ब्रीदिंग को, कंट्रोल नॉर्मल ब्रीदिंग। इसीलिए इसको बोलते हैं रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर, क्या बोलेंगे इसको, रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर, क्योंकि उन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर रहा है जिनमें कॉन्ट्रैक्शन होने से सिर्फ और सिर्फ इंस्पायरेशन होता है, एक्सपायरेशन कैसी प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एनसीईआरटी में दे रखा है, इन मसल्स को कंट्रोल कर रहा है, ये समझ में आ ही गया होगा आपको।
जबकि इसकी बात करता हूं वीआरजी की, ये एक्सपायरेटरी एरिया है। क्या है ये? एक्सपायरेटरी एरिया। एक्सपायरेटरी एरिया क्योंकि ये उन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है जिनमें कॉन्ट्रैक्शन होने से सिर्फ एक ही काम होगा, एक्सपायरेशन। जरा बताओ, किन में कॉन्ट्रैक्शन होने से सिर्फ एक्सपायरेशन होगा? कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, आप जानते हो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एक्सपायरेशन होगा, और एब्डोमिनल मसल्स, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो भी एक्सपायरेशन ही होगा। ठीक है, इसीलिए आप कह सकते हो ये कब किसको कंट्रोल करे? कंट्रोल फोर्सफुल ब्रीदिंग। कंट्रोल फोर्सफुल ब्रीदिंग, फोर्सफुल ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। अब मुझे बताओ, आई या नहीं आई? हाँ, अब आई या नहीं आई? अरे सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी में ये वाला पार्ट दे रखा है बस। एनसीईआरटी में एमओ और ये वाला पार्ट दे रखा है। मैंने थोड़ा उसको क्लासीफाई, मतलब और क्लासीफाई किया। जैसे मानो ये आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा है, इसमें ऊपर डोर्सल साइड होती है, नीचे वेंट्रल साइड होती है। जो डोर्सल वाली साइड है, ठीक है, अच्छा इधर डोर्सल वाली साइड है बेटा, वो मेन साइड होती है, ऊपर वाली साइड। नीचे वाली साइड भी काम करती है, पर जब आप दौड़ लगाते हो, फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हो तब। जो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, ये इंस्पायरेटरी एरिया है। इंस्पायरेटरी एरिया का मतलब है ये उन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराता है जिनमें कॉन्ट्रैक्शन होने से एक ही काम होगा, इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन। इसलिए इसको इंस्पायरेटरी एरिया बोलते हैं। ठीक है, और ये कब काम करता है? नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पर। भाई आप जानते हो इन मसल्स में नॉर्मल ब्रीदिंग की वजह से ही, मतलब इन कॉन्ट्रैक्शन की नॉर्मल ब्रीदिंग ही होती है। इसलिए इसको रिदम सेंटर कहते हैं कि जो आपकी लय रिदम को कंट्रोल कर रहा है, बिना सोचे समझे आप नॉर्मल ब्रीदिंग किए जा रहे हो, बिना सोचे समझे नॉर्मल ब्रीदिंग किए जा रहे हो, वो यही तो करा रहा है। ठीक है, इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। एनसीईआरटी ने डीआरजी वीआरजी लिख करके ओनली मेडुला ऑब्लोंगेटा लिख दिया है, मैंने उसको क्लासिफाई कर दिया है थोड़ा सा, बस इतना सा अंतर है। पर इसका वेंट्रल वाला पार्ट भी होता है। ये उन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है जिनमें कॉन्ट्रैक्शन होने से सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरेशन होगा, क्योंकि इन मसल्स को कंट्रोल करने वाला कोई तो होगा, वो यही है। ठीक है, यानी फोर्सफुल ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, सिंपल सी बात है। क्योंकि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना है, रिलैक्सेशन को कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है। शिना बेटा क्या कहना चाह रही है बता। हाँ शिना क्या कहना चाह रही है तू बता, मैं तेरी बात सुनूंगा भी और रिप्लाई भी करूंगा। देखो, फोर्सफुल एक्सपायरेशन आप करते हो, इंस्पायरेशन तो अपने आप हो जाएगा, समझना मेरी बात। फोर्सफुल एक्सपायरेशन करना होता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल किया जाता है, समझ रहे हो ना? हाँ, रिलैक्सेशन कंट्रोल नहीं करता। अगर आप फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर, मतलब फोर्सफुल मसल्स को इनको इनको कॉन्ट्रैक्ट, फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हो, तो एक्सपायरेशन होगा, अपने आप इंस्पायरेशन फोर्सफुल हो जाएगा। फिर आप क्या करा रहे हो? कॉन्ट्रैक्शन, फिर अपने आप इंस्पायरेशन। जब भी आप दौड़ लगाते हो, फोर्सफुल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, तो आपको क्या करना होता है? इन मसल्स को कंट्रोल करना होता है, ऑटोमेटिकली आपकी फोर्सफुल ब्रीदिंग चालू हो जाती है। नॉर्मल कंडीशन पे इन मसल्स को कंट्रोल करना होता है, आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग चालू हो जाती है। ठीक है, अब मुझे बताओ। हाँ, शिना कुछ कह रही थी। हाँ बेटा। हाँ जीतू बेटा बता। तुम बताते तो हो नहीं। हाँ सर, इन केस ऑफ फीवर, ठीक है, हाई पल्स कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होती है। हाँ अच्छा, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। देखो बेटा, मैंने अभी आपको इतना ही बताया है, पर जब मैं दूसरे सिस्टम में था, समझ में आ गया? हाँ, ऑनलाइन, हाँ, वहां मैंने ऑनलाइन के अंदर बहुत, मतलब तगड़ा वाला कराया था। स्टार्टिंग में जब मैं गया था, तो मैंने कुछ, मतलब टोटोरा की चीजें भी करा दी थी, जो टोटोरा की चीजें थी, मतलब नीट के पर्पज से, मतलब नीट के लिए तो ये है। अब ज्ञानवर्धक चीजें मैंने ज्ञानवर्धक चीजें करा दी थी, ठीक है, जिसको लोग कॉपी भी कर लेते हैं, ठीक है, कुछ लोग समझदार लोग, ठीक है।
ज्ञानवर्धक चीजें क्या थी, जैसे अगर आपकी चोट लग जाती है तो आपका रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाता है। कभी कभी आप मतलब डर जाते हो, ठीक है, मतलब लिम्बिक सिस्टम की बात कर रहा हूं, इमोशन, तो इमोशन की वजह से भी आपका रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ और घट जाता है। कभी कभी जैसे अभी बच्चे ने लिखा कि फीवर आता है, तो फीवर के टाइम पर आपका रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाता है। तो एक्चुअल में मेडुला ऑब्लोंगेटा ही मेन है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए बॉडी में और भी चीज, जैसे यहां से सिग्नल आया तो आपकी वॉलेंटरी ब्रीथिंग कंट्रोल हो रही है। अगर हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, बहुत सारे प्रोपीरो रिसेप्टर्स होते हैं, उनसे सिग्नल आता है। पेन रिसेप्टर्स होते हैं, जब दर्द होता है तो अचानक से आपका रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाता है, ठीक है। आपका लिम्बिक सिस्टम है, जो इमोशनल ब्रेन है, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। जब वहां से सिग्नल आता है तो आपका रेट ऑफ ब्रीथिंग कम और ज्यादा भी हो सकता है। यानी फाइनली कंट्रोल सब इसी को करेंगे बेटा, ठीक है, पर अलग अलग जगह से सिग्नल आएंगे, वो इसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसका पूरा एक मतलब चैप्टर ही है इसका, एक आगे पढ़ोगे हायर क्लास के अंदर, ठीक है। तो अभी एनसीईआरटी के हिसाब से जो कराया मैंने वो ये है। एडिशनल पॉइंट में तुम्हें बता दिया, तुम गिर जाते हो, चोट लग जाती है तो प्रोपिनो रिसेप्टर से सिग्नल जाते हैं, या इमोशनली आपका रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ और घट जाता है तो लिम्बिक सिस्टम से सिग्नल जाते हैं एमओ के पास, समझ रहे हो। वॉलेंट्री, जब बाबा रामदेव योगा डे पर एक्सरसाइज कराते हैं, तुम बड़े आप तसल्ली से करते हो, ठीक है, तो आपका सेरिब्रम सिग्नल भेज रहा होता है, तो इसकी आपका ब्रेन कंट्रोल होता है। समझ गए ना मेरी बात। जब फीवर आता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इट इज इमरजेंसी, समझ रहे हो, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सिग्नल भेज रहा होता है एमओ के पास, ठीक है, तो उस समय आपका रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाता है। समझ गए। हाँ बेटा, कई चीजें रेट ऑफ ब्रीथिंग को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, पर अभी आपको क्या क्या याद रखना है। एक तो मैंने डीआरजी वीआरजी बता दिया, एक पोन्स और बताऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने पोन्स के बारे में दे रखा है। तो अगला मैं बताने वाला हूं पोन्स। पोन्स, ये पोन्स सेंटर है ना, ये वाला, ये भी मैं समझाने वाला हूं अगली स्लाइड पर। अब पोन्स की बात कर लेते हैं, जगह है क्या, नहीं है। पोन्स मैं यहां लिख देता हूं, मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर ही होते हैं पोन्स। जो पोन सेंटर होता है ना, इसको हम बोलते हैं स्विच ऑफ सेंटर या न्यूमोटैक्सिक सेंटर। नाम क्या है इसको, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, या इसको स्विच ऑफ सेंटर भी कह सकते हो। स्विच ऑफ सेंटर, क्योंकि जब सिग्नल इससे जाएगा ना, जब सिग्नल पोन से जाएगा एमओ के पास, यानी पोन से एमओ के पास सिग्नल भेज रहा है, उस समय कुछ अलग चीज होगी। क्या होगी, पोन सिग्नल भेजता है तो एमओ इंस्पायरेशन को रोक देता है, ठीक है। निमोटैक्सिक सेंटर जो होते हैं ना, स्विच ऑफ सेंटर कहते हैं, ये स्टॉप करते हैं, स्टॉप, स्टॉप इंस्पायरेशन, ठीक है। स्टॉप डीप इंस्पायरेशन कर देता हूं मैं, डीप इंस्पायरेशन, डीप इंस्पायरेशन नहीं होने देते, ठीक है। नहीं ऐसे मैं आराम से डीप इंस्पायरेशन कर रहा हूं, ये डीप नहीं होने देते, मतलब क्या करते, छोटे छोटे इंस्पायरेशन करते हैं। जब तुम जैसे 1 मिनट के अंदर डीप इंस्पायरेशन करोगे तो आप 12 से 16 बार सांसें लोगे। जब फास्ट इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करोगे तो 25 से 30 बार आप ब्रीदिंग कर सकते हो। यानी स्टॉप डीप इंस्पायरेशन, डीप इंस्पायरेशन को रोकने का काम करता है ये। इसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। जब इंस्पायरेशन का ड्यूरेशन कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज रेट ऑफ ब्रीथिंग पर मिनट। यानी 1 मिनट के अंदर 12 से 16 बार सांस ले रहे थे, पर जैसे ही इसका ड्यूरेशन कम हुआ, अब 1 मिनट में आप 25 से 30 बार सांस लोगे। छोटी छोटी सांसें दौड़ लगाते समय लेते हैं, वो किसकी वजह से होता है, स्पोन्स स्विच ऑफ सेंटर की वजह से, क्योंकि इंस्पायरेशन हो नहीं देता। जब तुम दौड़ लगा रहे हो ना, उस समय मैं तुम्हें रोक लूं अचानक से, कहूंगा डीप ब्रीथ ले, तुम ले ही नहीं पाओगे। निकाल दोगे, तुरंत निकाल दोगे, क्योंकि ये एक्टिव हो जाता है उस समय निमोटैक्सिक सेंटर,
ठीक है, इस समय आपकी रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाती है क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन घट जाता है। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? हाँ, अब बताओ। सर मेरे 30388 आए हैं, मुझे एम्स में जाना है, एसटी कैटेगरी। नहीं तो तू 500 मार्क्स लेकर के आ, 500 के आसपास लेके आ, हो जाएगा काम। 500 के आसपास मार्क्स ले एम्स पहुंच जाएगा। अब आया दिमाग में, नहीं आया दिमाग में सेट? बहुत बढ़िया। यहां तक कोई डाउट है? देख बेटा, रिजर्वेशन ये अब सही है क्या गलत है, मैं इस पर डिबेट नहीं करूंगा कभी, ठीक है। बट मैं इतना चाहता हूं कि जो, जैसे कल मुझे एक गार्ड मिला था, ठीक है, मतलब बहुत गरीब था, बहुत गरीब, मतलब वो एक, मतलब गार्ड समझ में आ गया ना, जो रात में ड्यूटी करते हैं। तो कह रहा है कि साहब मैं दिन में भी ड्यूटी करता हूँ, रात में ड्यूटी करता हूँ। तो उसके दो बच्चे हैं, एक बच्ची है एक बच्चा है। तो मैं पूछ लेता था कि कोई ज़रूरत है तो बता देना, पढ़ाई में दिक्कत है तो हम करा देंगे ऑनलाइन। तो उसने कहा कि साहब कि अब नीट और जेई तो हम नहीं कर पाएंगे, आप पढ़ा भी दोगे तो हम आगे नहीं करा पाएंगे, इतना नहीं है, 10,000 रुपये मिलते हैं, जो पूरी फैमिली का पालन पोषण करना होता है, साइकिल पर आता है, और वो भी कब छूट जाए नौकरी पता नहीं, ठीक है। जनरल कैटेगरी से था। तो उसने कहा कि सर अब पॉलीटेक्निक में करा दिया है, ठीक है। तो वो यही बोल रहा था कि हाँ सर रिजर्वेशन मिलना चाहिए था हमें भी। तो मैं मानता हूँ कि एक सिस्टम बनना चाहिए, बट मतलब ये है कि ये इतना आसान नहीं है। तो कास्ट सिस्टम खत्म करना होगा, कोई कास्ट ही नहीं, हम इंडियंस हैं सारे के सारे। ये चीजें अगर हो जाए ना तो चीजें हो सकती हैं, कोई जाति का चक्कर ही ना हो, सब इंडियंस हैं, सब एक हैं, और इससे पावर बढ़ेगी, ठीक है। वो चीजें खत्म करनी होंगी, मतलब धीरे 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 चीजें, क्योंकि ये चीजें बनाई गई थी, क्योंकि जो मैं अब समझ पाया समझ के कि अंग्रेज और जिससे पहले जो शासन होते आए हैं, ठीक है, तो उन्होंने पता था इंडिया इतना पावरफुल था पहले, और अगर ये सारे एक हो गए ना तो पूरी दुनिया पर राज करेंगे ये, ठीक है। तो इनको एक नहीं होने दो। तो कुछ ना कुछ चीजें ऐसी बांट दी गई, ठीक है, कास्टिज्म बना दी, मतलब कास्टिज्म तो पहले था बट उसको उस तरीके से गंदा कर दिया गया कि इतनी मतलब चीजें भर दी गई, बड़ा मुश्किल है मतलब चीज है, ठीक है। बट हाँ, कास्टिज्म अगर खत्म होता है तो ये चीजें खत्म हो सकती है, ठीक है। तो बस वही सब चीजें, पर इस पे कोई डिबेट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, जो मैं समझ पा रहा हूँ। जब तक एक आम इंसान चीजों को नहीं समझेगा कि हाँ यार किसको एक्चुअल में जनरली चीजें मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। जो IAS PCS हैं तो वो उसको अगर यूज कर रहे हैं, या जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो यूज कर रहे हैं, तो गलत है, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि यार वास्तव में एक बहुत गरीब है, अगर उससे उसका भला हो जाए तो उनको दे देना चाहिए, यार तुम यूज करो उसको। बस मैं यही कहूंगा, जो बहुत टॉप लीड्स कर रहे हैं, ठीक है, जो बहुत मतलब लग्जरियस में आते हैं यार, वो इसको यूज करते हैं, तो थोड़ा सा वहां थोड़ा सा फील हो जाता है, ठीक है। बट हाँ चलो, अब देखते हैं क्या कंडीशंस बनती हैं, क्या होता है। पर या ऐसा करना चाहिए कि आगे आने वाली 10 सालों तक ये रहे, फिर धीरे धीरे लोग इसका मतलब जो छोड़ना चाहे, जैसे एक बार गैस का निकाला था, जो लोग गैस का सिलेंडर पूरा खरीद सकते हैं वो सब्सिडी छोड़ दें, ठीक है। तो ऐसा कुछ रूल्स बनाना चाहिए, जो लोग इस कैटेगरी से ऊपर वाली कैटेगरी में, मतलब जिनमें पैसा है, अच्छी जॉब्स हैं, टॉप लीड्स करते हैं, तो वो इस चीज को किसी को दे सकते हैं, मतलब अपना वो उसको किसी को बेनिफिट दे सकते हैं, किसी गरीब को, किसी को, उसको। तो धीरे धीरे चीज मुहिम चले, तब जाकर के जो टॉप पर, मैंने अगर टॉप लीड भी छोड़ देना, ये टॉप लीड वाले, तो बहुत सारे गरीबों का फायदा हो जाएगा, ठीक है। बट वही है ना कि कोई छोड़ना ही नहीं चाहता, ठीक है। हाँ तो बस वही है। तो पर ये लाइक एक टाइमलाइन बनाई जाए कि 10 सालों के अंदर ये चीज ऐसे 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 डायरेक्शन में चलेगी, 10 सालों के बाद तो लोग, ऐसा नहीं है कि मतलब आ, मतलब मैं जिन बच्चों को जानता हूँ वो ऐसी कैटेगरी से बिलोंग भी करते हैं और बहुत टैलेंटेड हैं, वो जनरल की रैंक को मतलब तोड़ते हैं वो तगड़े तरीके से। तो चीजें हर जगह है, तो उनको भी कभी कभी लगता है सर मतलब फालतू में, मतलब हमको उसमें काउंट करते हैं, अगले हम टैलेंटेड हैं। और चलो खैर क्या बात करें, मतलब ये है कि हर मतलब टैलेंट अंदर से आता है, इससे नहीं आता। और ऐसे से मैं जनरल कैटेगरी दिखा दूं जो गधे हो गए हैं बिल्कुल, मतलब चीजें छोड़ते जा रहे हैं। तो हर जगह हर चीजें हैं,
तो जहां अगर टैलेंट है तो ये कास्टिज्म खत्म कर दो, कोई कास्ट आस्ट नहीं है, ठीक है। जो टैलेंटेड है उसको मौका मिलेगा, ठीक है। और जो गरीब है, जो वाकई में नहीं पढ़ सकता, उसको सपोर्ट मिलनी चाहिए तगड़ी वाली, ठीक है। ऐसा अगर हो, पर ये एकदम नहीं होगा। अगर सारी दुनिया मतलब इंडिया मिलके चाहे, क्योंकि इंडिया में ये इतना सब कुछ है, इसको एक ड्यूरेशन बनाया जाए कि यार 10 साल 15 साल 20 साल के लिए एक ड्यूरेशन बनाते हैं, और धीरे 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 इसमें कुछ चेंजेस करते हैं, ठीक है। तब तक जो लोग, जो नई जनरेशन आएगी, जो बच्चे नई जनरेशन पैदा हो रही है, तो वो पहले से स्ट्रांग होंगे। जैसे आपको पहले से पता कर दिया जाए कि 10th और 12th के मार्क्स जुड़ेंगे नीट के एग्जाम के अंदर, पर आप क्या चाहते हो सर इस साल से ना हो, क्योंकि हम 10th और 12th दे चुके हैं ना। तो सही बात है, नहीं होना चाहिए। हाँ, पर ये कहा जाए कि 5 साल बाद चीज लागू होगी, तो 5 साल में बच्चा क्या होगा ना, जो अभी 7 6 में होगा, तो हमें पता होगा बच्चे 5 साल बाद 10th और 12th के मार्क्स जुड़ेंगे, तो हम इन बच्चों को बेस स्ट्रॉन्ग कर देंगे। हम पहले से इनको 7th में अच्छा पढ़ाएंगे, 10th में अच्छा पढ़ाएंगे, फिर 11th 12th में बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे बोर्ड के अंदर, फिर इसको ऐड कर लेंगे, तो हो गया ना बढ़िया। तो एक ड्यूरेशन दिया जाए और ड्यूरेशन में चीजों को पीछे से स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो एक मतलब बता रहा हूं मैं, ठीक है। चलो करें स्टार्ट। बात बाकी का तो अभी तो रहेगा, ये इतना आसान चीजें नहीं होती, ठीक है, क्योंकि संविधान से लेकर के सारी डॉक्यूमेंटेशन सब जगह मतलब है, इतना आसान नहीं है। अब आ जाओ यहां तक, मुझे बताओ कोई डाउट है किसी को नर्वस रेगुलेशन के अंदर? नर्वस रेगुलेशन के अंदर कोई डाउट है किसी को? हाँ, चाइना हमेशा नीचे था, पर अब देखो इंडिया, इंडिया नहीं जानते, इंडिया दुनिया के अंदर टॉप लीड करता था, ठीक है। पर अब देखो, जो मतलब इंडिया टॉप पर इकोनॉमी थी इंडिया की, वो अब तक डाउन हो गई है बिल्कुल, मतलब बहुत बुरी स्थिति हो गई है, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। यहां तक समझ में आ गया ना? यहाँ मुझे ये बताओ, ये चीज समझ में आई नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आता है इससे, मैंने 2 3 बार क्वेश्चन देखा है नीमोटैक्सिक सेंटर से, ठीक है, वो जरूरी है। अब आ जाओ केमिकल, टाइम कितना है? एक केमिकल रेगुलेशन और है, मैं ये करा देता हूं, उसके बाद फिर जरा से डिसऑर्डर बचेंगे, मतलब 5 मिनट के डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर और पीवाईक्यू में नेक्स्ट क्लास की क्लास तो पूरी पड़ी है मेरे पास, पर उसमें टाइटल नई नए चैप्टर का होगा, क्योंकि पार्ट बहुत कम है इस चैप्टर का। तो टोटल मिलाकर के 20 मिनट का पार्ट होगा ब्रीदिंग का, पर वो टाइटल डला होगा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो मैं इसको करा देता हूँ केमिकल रेगुलेशन, बस केमिकल रेगुलेशन छोटा सा है। केमिकल रेगुलेशन किस पर बेस्ड होता है, तो ये पता होना चाहिए। केमिकल रेगुलेशन बेस्ड ऑन कीमो रिसेप्टर, किस पर बेस्ड होता है? कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर समझते हो क्या? जैसे मान लो, जैसे मैं बताऊं कि हमारे घर पर, जहाँ हमारा होम टाउन है, वहां तो घर था अपना, ये तो यहाँ फ्लैट में रहते हैं, तो वहां पर टंकी लगी थी। तो टंकी में हम क्या करते हैं, आजकल आप सबके घरों में होता है, टंकी के अंदर अब कौन देखने जाए इतनी ऊंचाई पर, तो एक छोटी सी मशीन लगा देते हैं, टंकी जैसी भरती है, तो नीचे बेल बजना चालू हो जाती है, पानी की टंकी भर चुकी है, कृपया स्विच ऑफ कर दें पानी की टंकी। ऐसे नहीं, ऐसे ही गैस के सेंसर होते हैं, ठीक है। जैसे कहीं गैस फायर कहीं लग जाए तो सेंसर बच पड़ेंगे, ठीक है, अलार्म बच पड़ते हैं। तो ये क्या है, सेंसर। इट इज अ कीमो रिसेप्टर कह सकते हो, ऐसे बॉडी में नेचर ने क्या लगाया, कीमो रिसेप्टर सेंसर लगा दिए, उस पर बेस्ड है। तो मैं बता रहा हूं केमिकल रेगुलेशन, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, ये किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन कीमो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर बेस्ड ऑन, अरे कीमो रिसेप्टर किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन कीमो रिसेप्टर, जो किसके लिए सेंसिटिव होते हैं, जैसे वो पानी के लिए सेंसिटिव था, गैस वाला गैस के लिए सेंसिटिव है, फायर वाला फायर के लिए सेंसिटिव है, तो ये किसके लिए सेंसिटिव हो? कीमो रिसेप्टर सेंसिटिव फॉर, ध्यान रखना है आपको, ओनली एच आइन के लिए सेंसिटिव होते हैं एंड CO2 के लिए, ऑक्सीजन के लिए सेंसिटिव नहीं होते। अगर बॉडी में एच आइन और CO2 का लेवल बढ़ेगा तो ये कीमो रिसेप्टर एक्टिव हो जाएंगे। तो इनकी लोकेशन दो जगह है, मैं बता देता हूं। कीमो रिसेप्टर की लोकेशन दो जगह है, दो टाइप के कीमो रिसेप्टर होते हैं, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। सेंटर कीमो रिसेप्टर और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर।
अच्छा, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, तो सेंट्रल का मतलब है ब्रेन के अंदर होंगे। कहां प्रेजेंट होंगे? प्रेजेंट इन ब्रेन, नियर एमओ, नियर एमओ, मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास ही होते हैं। जबकि पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर प्रेजेंट ऑन, ये दो ब्लड वेसल्स होती हैं, उनके ऊपर होते हैं। एक तो होती है कैरोटिड आर्टरी, ये कैसी आर्टरी है? जो आपके ब्रेन में ब्लड को लेकर के जाती है। और अगला होता है पूरी बॉडी में ब्लड को लेकर जाती है, एओर्टा। एओर्टा ये पूरी बॉडी में ब्लड को लेकर जाती है। अगर मैं डायग्रामेटिकली दिखाना चाहूं तो दिखा भी सकता हूं। जैसे मान लो ये आपका हार्ट है, ये हार्ट है, और हार्ट में आप जानते हो एक सबसे बड़ी आर्टरी होती है, ये पहले तो ये निकलेगी, एओर्टा बोलेंगे, एओर्टा इट इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द अवर बॉडी। और ऊपर ब्रेन में चलेगी कैरोटिड आर्टरी, ये पूरी बॉडी में लेके जाएगा, ये पूरी बॉडी में लेके जाएगा, इसको एओर्टा बोलते हैं, एओर्टा। इससे बॉडी की सारी आर्टरी निकलती हैं और बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में ब्लड को लेके जाएंगी। और ये होगी कैरोटिड आर्टरी जो आपके ब्रेन में ब्लड को लेके जाएगी, ब्रेन के अंदर, ये ब्रेन में लेके जाएगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं के ऊपर लगे होते हैं, यहाँ देखो कैरोटिड आर्टरी पे लगे होंगे सेंसर रिसेप्टर, ये पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर है, कैरोटिड आर्टरी पे लगे हैं। ऐसी एओर्टा पर भी लगे होंगे, एओर्टा पर भी लगे होंगे, एओर्टा, एओर्टा पर भी लगे होंगे। यानी जैसे ही आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में HNCO2 बढ़ेंगे, ये सिग्नल भेज देंगे एमओ के पास, समझना मेरी बात। तो ये तो कैरोटिड आर्टरी हो गई, ये एओर्टा हो गया, ठीक है। तो जैसे यहां पर क्या होगा, कंडीशन लिख रहा हूं मैं, इफ HNCO2 इंक्रीज इन, ब्रेन में एक फ्लूइड होता है CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अगर इस फ्लूइड में HNCO2 बढ़ जाएंगे, ये कीमोरिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। हाँ, अगर आपके ब्लड में इफ इंक्रीज HN एंड CO2 इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसमें? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डी में तो होते ही हैं, पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में अगर इनका लेवल बढ़ गया तो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। ये सिग्नल कहां भेजते हैं? सीधा मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास, एमओ के पास, कि भैया जाग जा, ये बढ़ चुके हैं, तेजी से ब्रीदिंग करके निकाल इनको बाहर। हाँ, अगर ये बढ़ जाएंगे तो ये भी सिग्नल इसी के पास भेजेंगे। फाइनली सिग्नल जाएगा किसके पास? एमओ के पास, मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास। ये क्या काम करता है? इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ ब्रीथिंग, रेट ऑफ ब्रीथिंग, रेट ऑफ ब्रीथिंग को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से ये HN न्यूट्रल हो जाएंगे, क्योंकि CO2 बाहर निकलना चालू हो जाएगी। CO2 बढ़ेगी, HN बढ़ेंगे, CO2 घटेगी, HN घटेंगे, सिंपल सी बात है। समझ में आ गया? ये प्रॉपर रेगुलेशन हो गया, ठीक है। सारा रेगुलेशन मैंने करा दिया है, अच्छी तरीके से समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। ये क्लास बंद हो उससे पहले समझ में आ गया होगा। अब डिसऑर्डर मैं छोड़ के जा रहा हूं, ये एनसीईआरटी की लाइन्स है, ये एनसीईआरटी की लाइन्स है, ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन्स है और ये एनसीईआरटी की लाइन्स है। इनको समझाऊंगा अगली क्लास के अंदर, चैप्टर पूरा खत्म हो गया, समझाऊंगा इनको अगली क्लास के अंदर, ठीक है। और क्वेश्चंस भी मैं इसमें छोड़ दे रहा हूं, काफी क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस को मैं अगली क्लास में ही एक बार, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, होमवर्क ध्यान रखना, होमवर्क में दे रहा हूं मैं, होमवर्क बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने बनाए, बढ़िया मजा आएगा आपको होमवर्क में, और नीट एडवांस करनी है होमवर्क में आपको। तो होमवर्क मैंने लगा दिया है, ये होमवर्क में सारे क्वेश्चन कर लोगे आप, लास्ट के कुछ क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, लास्ट के 2 क्वेश्चन अभी नहीं होंगे, ये मैं कराऊंगा, ये क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे, अभी नहीं होगा, ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अभी नहीं होगा। डिसऑर्डर वाले क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अभी नहीं होंगे, डिसऑर्डर वाले नहीं होंगे अभी आपसे। हाई माउंटेन ये नहीं होगा अभी, ठीक है, ये कर लोगे आप, कर लोगे आप। तो डिसऑर्डर वाले क्वेश्चन हैं उनको छोड़ देना, और ये 2 क्वेश्चन छोड़ देना, और सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। एल्टीट्यूड सिकनेस अगले में कराऊंगा मैं, अच्छा छोड़ देता हूं उसको भी, मैं अगले में करा दूंगा उसको मैं, ठीक है। तो अगले में डिसऑर्डर ही कराने हैं मुझे, और होमवर्क आप डिसऑर्डर वाला छोड़ देना, बाद बाकी का होमवर्क आप सारा कर लोगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर नेक्स्ट वीक, ठीक है, एक नए चैप्टर के साथ। पर इस चैप्टर के पहले मैं PYQ 10 साल के कराऊंगा, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस यहां से यहां पहुंचेगा, गारंटी में दे रहा हूं। तुम खुद कहोगे यार इस लेवल की पढ़ाई कर ली है सर, कि हर चैप्टर के अंदर जब मैं कराऊंगा ना, कि सर 10 सालों के अंदर चैप्टर का मैं उड़ा पा रहा हूँ, हर चीज किसी भी लेवल की आए,
तो अब तुम किसी भी लेवल का पेपर है, किसी भी लेवल का पेपर है, सीबीटी हो ना हो कुछ भी हो, ठीक है, कोई मोड का डालें तुम फोड़ के आओगे बस। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय बेटा, बाय 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 बाय। सीएसएफ का मतलब होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, आपके सेरिब्रम में, अभी ब्रेन में कराऊंगा वैसे मैं लिख देता हूं मैं। सीएसएफ का मतलब होता है सेरिब्रो स्पाइनल, मतलब सेरिब्रम के अंदर और स्पाइनल के अंदर मिलने वाला फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में भरा हुआ फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ओके, चलो मिलते हैं। थैंक यू, क्वेश्चन कर लेना एक बार, मजा आएगा करने में, ठीक है। और पीवाईक्यू सारे के सारे मैं कराने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर, 10 साल के पीवाईक्यू और डिसऑर्डर कराऊंगा मैं, ठीक है। और नया चैप्टर चालू करूंगा, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, हाईली कंसेप्चुअल है। और उसके अंदर पहले मैं हार्ट कराऊंगा, ठीक है, हाँ पहले हार्ट कराऊंगा और फिर मैं दूसरी चीजें कराऊंगा, ठीक है। यह देखता हूं मैं रिदम कैसे बनती है, मैं थोड़ा उसमें प्लानिंग करूंगा कि कैसे मैं क्या कराऊं, मजा आ जाए तुम्हें और कंसेप्ट तुम्हारे बेस्ट हो जाए, ठीक है। पूरी स्ट्रेटजी के संग आऊंगा, ठीक है। बाय 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 बाय। ठीक है, क्वेश्चंस की पीडीएफ दे दूंगा मैं। ओके ओके ओके, डन। तुम नीट एडवांस कर लो, डोपा कर लो, जो क्वेश्चन टीचर करा रहे हैं ये कर लो और सारे टेस्ट दे लो, मैं गारंटी ले रहा हूं जबरदस्त रिजल्ट आएगा। डोपा बेटा सिर्फ इन्फिनिटी और इन्फिनिटी प्लस के साथ मिल रहा है, ठीक है, घर तक, क्योंकि वो पूरा किताबें हैं, ठीक है, बाई पोस्ट घर तक पहुंचेंगी, तो इन्फिनिटी और इन्फिनिटी प्लस। अच्छा मैं एक चीज तुम्हें बता दूं सारे बच्चों को, अगर कोई बच्चा, अभी 15 अगस्त आ रहा है तो अभी आने वाला है, कोई बच्चा जो मतलब लेना चाहता है, बैच का प्राइस तो यही रहेगा, इससे कम तो बिल्कुल, मतलब ये तो वो प्राइस है, मतलब प्राइस ही नहीं है, ये तो फ्री बैच है एक तरीके से, 2,999 जैसे अभी जो उस जो अभी 15 अगस्त आने वाला है ना, तो बैच तो 2,999 का कर देंगे 15 अगस्त को। और इन्फिनिटी में एक बहुत फायदा होने वाला है, अगर कोई बच्चा इन्फिनिटी लेना चाहता है ना, तो जो मेरी अभी मतलब मीटिंग हुई थी आज सुबह, तो मेरे मुंह से मतलब कि बता ही दूंगा आपको कि 15 अगस्त की जो मतलब एक ऑफर आएगा, तो उसमें इन्फिनिटी मात्र 4,500 रुपए का हो जाएगा, ठीक है, हाँ, जिसके अंदर डोपा, जिसमें चारों किताबें, जिसमें पूरा बैच, पास्ट के बैच, फ्यूचर के बैच, सब कुछ है, ठीक है। तो कोई अगर चाहे तो आप उसको बोल सकते हो, मतलब सबसे बेस्ट है इन्फिनिटी ले ले, फ्यूचर पास्ट करंट सारी किताबें, सब कुछ घर एकदम अल्टीमेट, ठीक है। ये मतलब मैं अभी डिस्कशन हुआ था कि 15 अगस्त की सेल में, क्योंकि डायरेक्टर भी बैठे थे वो जो वेदांतु के हैं, तो सब लोगों ने रहा कि भाई 15 अगस्त अभी हर कोई इतनी बड़ी बड़ी मतलब देता है, सेल करता है, छूट देता है, सर कुछ तो ऐसा करो कि मतलब, तो उन्होंने कहा मतलब हम मतलब सारे प्रोडक्ट पे करेंगे, बैच तो ऑलरेडी हम बिल्कुल मतलब 4,000 का बैच आपकी कहने से 2,999 का हमने मतलब कर देंगे इसको, इस पर से नीचे तो हम मतलब जा ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो खर्चा है लाइफ का, मैंने ठीक है, पर इन्फिनिटी के अंदर वो 4,500 कर देंगे, मतलब पॉसिबल नहीं है, इन्फिनिटी समझ गए ना, पास्ट बैच, फ्यूचर बैच, करंट बैच, चारों किताबें ये और 2 किताबें डोपा, समझ लो सब कुछ है एक तरीके से, तो अल्टीमेट मौका है, कोई बच्चा अगर लेना चाहे तो उसको बोल देना, ठीक है। इन्फिनिटी अल्टीमेट है, पर 15 अगस्त के आसपास ये शायद आएगा, 15 अगस्त के आसपास का मतलब है आपके 15 अगस्त ही आने वाला है, ठीक है, हाँ, तो ठीक है, डन। मैंने कहा जो कैपेबल है बेटा लेने के लिए, उनके लिए कोई, देखो मैं बताऊं, मैंने अभी हम लोग रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, मैं भी यही कह रहा था, जो बच्चा 200 400 रुपए मतलब देखो अपना, तुम ये देखो अपने चीजों को वैल्यू दो, आप क्या कर रहे हो, अगर आपने टारगेट बहुत बड़ा बना रखा है, आप जानते हो कि नीट का एग्जाम मेरी लाइफ को बदल सकता है, तो उसको 500 1000 रुपए से तोलोगे ना, तो उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, तो वो मिलेगी नहीं, ठीक है। चीज देखिए देखिए, आपकी वैल्यू, आपके दिमाग में चल क्या रहा है, और आपके दिमाग में 2 2 10 10 रुपए की चीजें चल रही हैं, उससे कंपैरिजन कर रहे हो नीट डॉक्टर बनने को, तो बेटा मतलब मैं बता रहा हूँ कि आप वैल्यू देना सीखो। कई बच्चा, हर बच्चा कहता है ना कि सर प्लीज सर 50 रुपए कम कर दो, 100 रुपए कम कर दो, मैं नहीं बेटा, फिर तो तू वो टारगेट ही नहीं लेके जा, तेरी वैल्यू नहीं है तेरे अंदर उस चीज की, तू कितनी बड़ी चीजों की तैयारी कर रहा है, तू कितनी बड़ी चीजें कर रहा है। जो बच्चा टॉप रैंक फोड़ता है, इसकी फर्स्ट रैंक आती है, वो 1 2 करोड़ रुपए तो ऐसे ही वो उसको मिल जाते हैं, 1 2 करोड़ रुपए मिल जाते हैं मात्र, समझ रहे, छोटी छोटी चीज, इन चीजों से ही,
जब वो सेलेक्ट होके पहली रैंक लेकर के आता है, उसको कोचिंगों की तरफ से मिलते हैं, यानी क्या क्या ऐड की तरफ से मिलते हैं, मतलब ऐसे ही सोचो। तो तुम्हें वैल्यू होनी चाहिए, तुम जो कर रहे हो ना वो कितना बड़ा काम कर रहे हो, ठीक है। तो बस मैं, तुम जिस चीज को जितनी वैल्यू दोगे ना, वो रिवर्ट में तुम्हें उतना ही तुम्हें चीजें देगी। अगर तुम उस चीज को वैल्यू बहुत कम दोगे तो रिवर्ट में तुम्हें कम ही चीजें मिलेंगी। रिवर्ट तुम वैल्यू ज्यादा देते हो तो रिवर्ट में तुम्हें उसका रिवर्ट बहुत ज्यादा मिलता है। ये मतलब मैं एक बता रहा हूं, मैं बस एक मतलब थॉट प्रोसेस है, आपके ब्रेन का लोचा है। मतलब हमारा ब्रेन जिसको वैल्यू देता है ना, जैसे मैं सिंपल, चाहे तुम्हें लगे ना लगे, जब ऑफलाइन होता था ना, ऑफलाइन के अंदर पेरेंट्स इन्वॉल्व होते थे, बच्चे के एडमिशन में 3-4 लाख खर्च होते थे, तो पेरेंट्स सीरियस होता था, बच्चा सीरियस होता था कि 3 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। पेरेंट्स पूरा नौकरी छोड़ करके बच्चे के संग लगा हुआ है, ठीक है, सब ऑफलाइन गोटा में पहुंच रहे हैं। मैंने क्यों भैया, एनडीटी की तैयारी करा रहे हैं, हम सब नौकरी छोड़ करके आ गए, बच्चे के संग रहेंगे, तो पूरा माहौल ही सीरियस है, ठीक है। और अभी मैंने पेरेंट्स से मिलता था जब ऑनलाइन आ गया हम 3,000, तो पेरेंट्स क्या कर रहा है, हंसने लगा, सर 3,000 में कोई तैयारी होती है 3-4 हजार रुपए में, ठीक है, ये तो टाइम पास कर रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो बच्चों को आप, समझ में आ गया। तब मेरे समझ में आया कि मुझे पता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं ना वो ऑफलाइन में भी कहीं नहीं कोई मिल सकता, गारंटी में ले रहा हूं, ठीक है। तब मेरे समझ में आया सारा खेल वैल्यू का है, ठीक है, क्या आप वैल्यू क्या दे रहे हो उस चीज को। अगर आप वैल्यू दे रहे होते ना तो वो चीज रिबट में, तभी तो बच्चों को सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहे बच्चे, क्योंकि वैल्यू पैसों से तोल रहे हैं, ठीक है, प्राइस से आपको वैल्यू लगा रहे हो, कि जहां अगर यही ऑनलाइन, ठीक है। तभी तो वेदांतु ने भी स्टार्टिंग में कहा था हमसे कि सर हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है वो 60,000 का है, और हम उससे रैंक्स निकालते हैं। अभी ओलंपियाड में हर साल उनका, ओलंपियाड के अंदर, इंटरनेशनल ओलंपियाड के अंदर गोल्ड और सिल्वर लेके आ रहा है हर साल, हर साल। तो उन्होंने कहा कारण क्या है कि सर हमारे कोर्सेज वो हैं जो प्राइम, मतलब बच्चे, जो पेरेंट्स भी सीरियस होते हैं, जो पेरेंट्स 60,60,000 रुपए खर्च करेगा तो वो बच्चे के संग सीरियस ही लगेगा, बच्चा भी कहता है कि यार इतना पैसा गया है हमारा, तो वो सीरियस लगता है। तो और टीचर तो हमारे यहाँ ही सारे, ठीक है, तो हम बढ़िया हम करते हैं, तो बढ़िया निकालते हैं, चीजें निकलती हैं। तो आपने पैसा इतना कम कर दिया है, इतना कम कर दिया है, लोग उसको वैल्यू नहीं देंगे, जो उनकी बात थी। तो और वैल्यू नहीं मिलती है तो चीजें, आप समझ रहे हो ना, कि आप कितना भी अच्छा कंटेंट दे दो उसको, कितना भी अच्छा दे दो, अगर वो वैल्यू नहीं दे रहा है ना तो रिवर्ट में उसको वो चीज मिलेगी नहीं। तो बार बार ड्रॉप लेता रहेगा, बस उसको लग रहा है कि सस्ता है, अच्छा ले लेते हैं, कर लेते हैं, हो गया हो गया, नहीं हो गया नहीं हो गया। तो ये सारा थॉट प्रोसेस है। मैं मतलब ये पूरी साइकोलॉजी है, तुम पढ़ोगे शायद, ठीक है, जब डॉक्टर बन जाओगे तब। तो मतलब ये चीज तो देखो, हम लोग तो लेके आते हैं कोई ऐसा बच्चा जो अभी पढ़ने में कैपेबल नहीं है, तो उसके लिए शायद 200, 300, 400 रुपए बहुत होंगे, ठीक है, उसको अगर मिल जाएंगे तो उसको 300, 400 बच जाएंगे, तो उसमें कुछ और खरीद लेगा किताबें या कुछ और ले लेगा। उसके जो ले सकता है तो उसको अफसोस नहीं करना चाहिए, यार मुझे तो 500 रुपए महंगा मिल गया, 200 रुपए महंगा मिल गया। आप कैपेबल तो ले लिए, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आपने उसकी वैल्यू बहुत आंक रखी है ना, आप उसको वैल्यू दे रहे हो। यार मैं, मतलब अगर मेरी रैंक फूट गई या मैं जो बनूंगा उससे मैं क्या, किस लेवल का काम करूंगा, छोटा मोटा काम थोड़ा ना कर रहे हैं हम लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, सोचो, ठीक है, समझे। तो सारा खेल थॉट प्रोसेस का है, ठीक है। ओके, बाय बेटा, बाय 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 बाय। बेटा अपग्रेड इसमें तो नहीं होगा, नॉर्मल वाले में अपग्रेड हो जाएगा, ये सिर्फ ये एक समझो कि 15 अगस्त के लिए निकाला गया है इन्होंने, है ना। मुझे जो लग रहा है इसमें अपग्रेड ऑप्शन नहीं करेंगे ये लोग, जो नॉर्मल 5.5 वाला ऑप्शन था उसमें तो कर देंगे। मैं एक बार बात करता हूँ क्या है क्या नहीं, है ना। जिसके पास नीट एडवांस की बुक है, उसने इन्फिनिटी प्लस ले लिया है, तो वो डोनेट भी कर सकता है अपने छोटे भाई को, अपने रिलेटिव को, अच्छी बात है।